बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस नेटवर्क डेवकॉम की तरफ से मैं हूं मुनीर अहमद और आज हम जो वेबिनार कर रहे हैं दैट इज इन कनेक्शन विद नेशनल डिफेंस डे। और आज का हमने टॉपिक रखा है इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान एंड द वे फॉरवर्ड। और हम जानते हैं कि आज की जो सूरत हाल है इसके अंदर कुछ जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो कन्वेंशनल हैं। ज़ाहिर है कि हमें अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करनी है और बॉर्डर्स को डिफाइन करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी आइडियोलॉजिकल डिफेंस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। फिर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अनकन्वेंशनल थ्रेट है वो क्लाइमेट सिक्योरिटी की। और रिसेंटली हमने देखा है कि एफबीआर के वेबसाइट्स जो हैं वो हैक हुई और तो एक काफ़ी क्राइसिस पैदा हुआ। तो इस तरह की सूरत हाल में जो साइबर सिक्योरिटी है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। और अभी जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें जो ख़तरात कह लें या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो हमारे नेबरहुड में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जिस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है और जिस तरह ब्रिस्क टेक ओवर हुआ किया गया है तालिबान की तरफ से वो भी कुछ मानी खेज नज़र आता है। फिर हमें अपनी दूसरी तरफ जो है वो ईरान के साथ कुछ सूरत हाल जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत महसूस हमेशा से होती नज़र आई है। और यूएस इंडिया अलायंस जो है ज़ाहिर है कि वो है तो वो चाइना के ख़िलाफ़, लेकिन चूँकि हम चाइना के साथ ज़्यादा दोस्ती और मोहब्बत के ताल्लुक में हैं तो वो एक तरह से वो भी इनडायरेक्टली हमारे लिए थ्रेट बनता जा रहा है। सीपैक हमारे लिए पिछले कुछ 7 साल से गेम चेंजर कहा जा रहा है, लेकिन उसको किस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उसका हमने देख लिया कि पिछले दिनों गवादर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ और जो दासू में जो इंसिडेंट हुआ, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि कन्वेंशनल तरीके से यौम दिफा के ऊपर बात करना और जो हमारे 65 के हीरोज़ हैं या 1971 के या कारगिल के या दूसरे, तो उन हीरोज़ को सेलिब्रेट करना और उनके ऊपर बात करना तो यकीनन ज़ाहिर है कि हमारे लिए एक अच्छी बात भी है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपनी माज़ी से जो भी हमारी परफ़ॉर्मेंस रही है, आज के हालात जो हैं, जो हमारे कंटेम्परेरी चैलेंजेस हैं, कंटेम्परेरी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो उनको देखना और उसके ऊपर बात करना और उसका वे फॉरवर्ड तलाश करना वो भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट मीडिया को जिस तरीके से कर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मीडिया का रोल इस वक्त कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसके हवाले से क्या नज़र आता है? क्या हमारा मीडिया जो है वो उस तरह का रोल एक डायनामिक और विगोरस प्ले कर पा रहा है जिस तरह की हमें ज़रूरत है? और क्या ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनने जा रही है, जिसके ऊपर जर्नलिस्ट जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, वो सरापा एहतजाज क्यों हैं? क्या मीडिया को रेगुलेट होना या किसी फ्रेमवर्क के अंदर होना कोई अच्छी बात नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं, पहले की स्पीकर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम साहब रिटायर्ड, वो हमारे साथ होंगे जो इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारी जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं और किस तरह से उनको कॉम्बैट करने की हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी जो इस वक्त चल रही है नेबर्स के साथ डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पे वो क्या है। फिर हम बात कर रहे होंगे, फिर हम देखेंगे कि सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, वो इस हवाले से क्या फरमाते हैं। उन्होंने हमारे साथ होना था एज ए कीनोट स्पीकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अभी कोई किसी जगह जाना पड़ गया, तो उन्होंने अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया है जो इस वक्त हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे वो आप तक उनकी बात भी पहुंचाएं। फिर हमारे लिए ये अच्छी बात है कि तारिक मुस्तफा साहब को हमने बहुत दिनों के बाद किसी वेबिनार में देखा है। तारिक मुस्तफा साहब हुकूमत की बहुत अहम पोजीशंस पर काम कर चुके हैं
जैसे अभी उन्होंने बताया भी कि डिफेंस और प्रोडक्शन और इस हवाले से जो है डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्शन ये भी मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके साथ रही हैं, वो स्पार्को के साथ उन्होंने काम किया। हम उनके इल्म से, तजर्बे से भी कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA वो भी मार साहब वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से वो काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं और उसकी अहमियत आज के दौर में, जबकि इस तरह के इंसिडेंट हमारे साथ होना शुरू हो गए हैं, तो कैसे है और इसमें पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। अभी मैंने मीडिया की जैसे बात की, तो उस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट और जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब से पूछेंगे कि एक ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके खिलाफ आप लोग बात कर रहे हैं और जो ओवरऑल मीडिया की एक सूरत हाल बन रही है, तो किस तरह का मीडिया इस वक्त हमें चाहिए कि जो हमारे जियो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज हैं उसको एड्रेस कर सके और कौम को मुत्तहिद रख सके। इसी हवाले से फौजे शाहिद साहबा से भी हम बात करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट और ब्रॉडकास्टर हैं। तो जनरल हारून असलम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, अगर आप मेहरबानी फरमाएं और यू पुट अप योर deliberations about the topic of today. Please go ahead, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me for this webinar, and it is a great honor for me to be amongst such august gatherings. मैं आपसे bilingually बात करेंगे, इंग्लिश उर्दू में। आपने मुझे बताया कि I have to talk on conventional and non-conventional defense of the borders. So I understand that by borders you mean the national defense itself. So first of all, we have to see the nature of war, how it is transforming because of technology, because of geopolitical changes. So we have to see the nature of war in its present and futuristic perspective. पहली चीज जो एक हमें जान लेनी चाहिए कि war is a national effort, और ये फौज जंगें नहीं लड़ती, जंगें कौमें लड़ती हैं. So we have to see that it as a national effort, और जो जंग हम जीत सकते हैं जबकि कौम हमारे पीछे हो. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं स्वात के ऑपरेशंस में खुद शामिल रहा. स्वात एक टेक्स्ट बुक सोल्यूशन था, और वहाँ कामयाबी क्यों हुई? क्योंकि वहाँ के लोग जान चुके थे कि ये तालिबान जो है, TTP, ये दहशतगर्द तंजीम है, ये उन पे जुल्म और बर्बरियत करते थे. एंड द पीपल, complete people of that area and people of KPK were with us and we were successful. आप देखें कि दहशतगर्दी की जंग में इनिशियली लोगों को डाउट था कि हमारी जंग है, किसकी जंग है, लेकिन बाय एंड लार्ज जब लोगों को एहसास हुआ कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो नेशनल एफर्ट वन. दूसरी बात यह है कि वॉर इज अ डायलेक्टिक ऑफ अपोजिंग विल. दुश्मन आपकी विल को टारगेट करना चाहता है टू सर्वाइव एज ए सॉवरेन कंट्री, लिव अकॉर्डिंग टू आवर ओन वैल्यूज. और विल का क्या होता है? देखिए, अमेरिका की विल खत्म हो गई, स्ट्रेटेजिक फटीग हो गई, और 20 साल बाद वो यहां से चला गया. हमारी विल को टारगेट करेगा दुश्मन. अभी तो देखिए, एक है कि ट्राई सर्विस जंग होना, जैसे 1965 की हुई ऑल आउट वॉर थी, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, हर सारे सीगे शामिल हुए. लेकिन अभी इस किस्म की सूरत हाल मुश्किल है कि हमारे कोई फुल फ्लेजेड वॉर होगी. वॉर, आई वुड से कि वी आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ वॉर. हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? प्रोपेगेंडा, यूज ऑफ मीडिया, टारगेटिंग विल ऑफ पीपल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द कंट्री. और इस पे मुझे एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे ही लीडर्स जो हैं उनको बाहर नर्चर किया जाता है, उनको ये जो होस्टाइल एजेंसीज हैं वो अपने गलबे में ले लेती हैं, और फिर वो दुश्मन का बयानिया ही कहना शुरू कर देते हैं. साइबर वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं, ही विल स्पीक ऑन साइबर वॉरफेयर. दहशतगर्दी, हम दहशतगर्दी का टारगेट रहे हैं, एंड वी विल keep on facing terrorism in all its facets. Economic targeting, sabotage, आपकी मार्केट्स को श्रिंक करना, यूज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सब आज की और कल की
جنگ کا حصہ ہے، ہم اس کو مینیفیسٹیشن دیکھ بھی رہے ہیں۔ دوسری ایک جو وائبل تھریٹ ہے وہ ایک لمیٹڈ اوفینسو ہے، جس کی کوشش کی گئی تھی پلوامہ کے بہانے سے لا کر یہ جو ہمارے بالا کوٹ میں ایئر سٹرائک کی گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم شاید رسپونڈ نہیں کریں گے اور پھر ہمارے ہی لوگ پاکستانی کہیں گے دیکھیں جی یہ مار کے چلے گئے ہیں، ہم نے فوج کائے کے لیے پالی تھی، ہم نے یہ، اور بڑے ہمارے لوگ ہیں جو اس نیریٹو کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا لمیٹڈ اوفینسو کر کے پاکستان میں شکست کی کیفیت پیدا کر کے اور یہ ایک ویج کریٹ کیا جائے بٹوین اور انڈرمائن کیا جائے پاکستان ملٹری کو۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ آپ ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہاں جی نیبرز کے ساتھ امن ہونا چاہیے، یو ہیو ٹو گو بائی دا کیپیبلٹی آف یور نیبر اینڈ ناٹ اٹس انٹینشنس۔ ابھی آپ دیکھیں تو نیت بدل سکتی ہے، انٹینشن بدل سکتی ہے، تو ہمیں پلاننگ کرنا ہے کیپیبلٹی پہ۔ ابھی انڈیا کا اگر دیکھیں بھارت کا، تو اس کا جتنا ملٹری انفراسٹرکچر ہے، جس میں اس کے فارورڈ ایئر بیسز ہیں، اس کی چھاونیاں ہیں، اس کے فارورڈ کنٹونمنٹس ہیں، تمام پاکستان کو انویڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ابھی ہمارا رسپانس کیا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اکنامک پروگریس ہوگی تو ہماری ڈیفینسو کیپیبلٹیز زیادہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھوکے ننگے لوگ ہوں اور آپ کا دفاع مضبوط ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے کہا یہ نیشنل ایفرٹ ہوتی ہے، تو ہمیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا ہے تو نیشنل ڈیفنس بہتر ہوگا۔ دوسری چیز ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہے، تو اس کے لیے ہماری ڈیفینسو پالیسیز اور اسٹریٹجیز انکلوسیو ہونی چاہیے، اس پہ قوم کا اعتماد ہونا چاہیے، اس پہ پالیٹیشینز کا، اس پہ لوگوں کا، انٹلیکچوئلز کا، پوری سوسائٹی اور اسٹیٹ کا اس پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ہمارا جو جتنا نیشنل ڈیفنس ہے اٹ از بیسڈ آن کنونشنل اینڈ نیوکلیئر ڈیٹرنس۔ یہ عام فہم میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس نیوکلیئر بم ہے، آپ کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، تو اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ جو نیوکلیئر ہتھیار ہے یہ استعمال تو ہوگا لیکن اس کا ڈر دشمن کے دماغ میں رہنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی کریڈیبل ڈیٹرنس ہمارے پاس ہے۔ لیکن یہ چھوٹی موٹی کاروائی، یہ کنونشنل ڈیٹرنس ہمارے پاس تھا تو ہماری ایئر فورس نے بالا کوٹ کا جواب دیا اور enemy got a bloody nose۔ ابھی یاد رکھیے کہ جو نیچر آف وارفیئر جو آ رہا ہے اس میں پیرا ملٹری اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی ماں سوائے آرمی ملٹری کے، ان کی بہت افادیت بڑھ گئی ہے۔ We ought to have very good paramilitary، جس طرح ہماری رینجرز ہے اور ہماری ایف سی ہے، یہ دونوں جو فورسز ہیں یہ اچھی فورسز ہیں، but what I mean is that they have to be further equipped, trained for the border guarding and for the internal security of Pakistan، because فوج کے اوپر ایک دم بوجھ یا اس پہ سٹریس نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا انٹیلیجنس آج کی دنیا میں، ہمارا انٹیلیجنس آپریٹس جو ہے، انٹیلیجنس سسٹم، یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ برطانیہ کو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی اکانومی اس کی بہتر ہے، اس کا اثر و رسوخ، ڈپلومیسی سب کچھ ہے، لیکن ایک یاد رکھیے کہ اس کا ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جس کو اکنالج کیا جاتا ہے، وہ اس کی MI5 اور MI6 ہے، اور وہ دنیا میں ہر جگہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ ہمارا انٹیلیجنس اپریٹس اور آرگنائزیشن جو ہے اٹ ہیز ٹو بی دی بیسٹ، اور اس کے پاس it has to indulge in strategic intelligence, counter intelligence, looking after interests of Pakistan overseas also. So therefore، اور یہی دشمن کی سازش آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم ISI نے یہ کر دیا، ہمارے ادارے نے یہ کر دیا، تو یہ ایک باقی CIA جو ہے اور را ہے اور NDS ہے اور MI5 اور MI6 جو ہیں، یہ کوئی فلاحی ادارے تو نہیں ہے نا، یہ اپنے ملک کا انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔
So we must have a very good national intelligence apparatus, because if we will be well informed, we will be well prepared. अभी जो टेक्नोलॉजी की बात हुई है, हम साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे थे, we have to be self reliant in technology. कोई आपसे टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, और अभी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो डिफेंस रिलेटेड है, हमें उसका पता भी नहीं है. तो हमारी सक्सेस स्टोरीज है, हमने GF-17 बनाया, ये PF बेस्ड जो कामरा है, कामरा की इंस्टॉलेशन, इट इज अ सक्सेस स्टोरी. Our nuclear is a success story. Therefore, we have to invest, in the defense technology, और तभी हम अपना मुल्क का दिफा बेहतर तरीके से कर सकेंगे. In a sense, मैं sum up करूंगा कि war is a national effort. We have to have a unified response for defense of country. We have to develop economic prowess for better defense of our country. We must be prepared for hybrid warfare, and deterrence is the best defense. यही मैंने कुछ कहना था. बहुत शुक्रिया सर. Thank you very much, Lieutenant General retired Harun Aslam Saab, for your wonderful description for to improve defense. लेकिन एक चीज जो मुझे अब एक अवामी सतह के ऊपर जो चीज नजर आती है कि ये सारा आपने कहा कि अवाम की आगाही और अवाम की शमूलियत और ये सारा कुछ उस तक पहुंचाना और अवाम का इत्मीनान हासिल करना, ये मुख्तलिफ जो इदारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने हमेशा से अंडरमाइन किया है, कुछ स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, कुछ जुडिशरी की तरफ से भी. अगर हम देखें कुछ सियासतदानों में खामियां भी होंगी, डेफिनेटली जाहिर है कि ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल दूध के धुले हैं, लेकिन ओवरऑल वही पब्लिक आउटरीच जो सियासतदानों की है या मीडिया की पब्लिक आउटरीच है खास तौर पे, तो हमने देखा है कि ये दोनों इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इनकी अफादियत को या इनकी आउटरीच को उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से देखा जाना चाहिए. तो क्या in coming days, what do you think, like how and what should be the parameters to help facilitate these two institutions to reach out to public for a common good that would contribute to defense of Pakistan? General Sahab. Sir, unmute yourself. जनरल साहब पहले अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, प्लीज गो अहेड. हो गया जी, मैं हो गया. अच्छा, जो मैं आपसे समझा हूं कि ये जो मैं आपसे सॉरी, मैं बिजी था अपने आप को अनम्यूट करने में, तो आई कुड नॉट रियली फॉलो योर क्वेश्चन. लेकिन जो मुझे समझ आया है, आप कह रहे हैं कि मैंने कहा कि वॉर एक नेशनल एफर्ट होती है, लेकिन ये नेशनल एफर्ट नजर नहीं आती है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि नेशनल एफर्ट होती है जिसमें अवाम का इत्मीनान होता है, अवाम तक बात पहुंचानी होती है फॉर एक कोहेसिवनेस. तो इसमें दो इदारे जो हैं जिनको हम, एक को तो हम सियासतदान कहते हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट भी को चलाते हैं सारी सूरत हाल, और उनकी आउटरीच अवाम तक बहुत होती है. दूसरा मीडिया है. ये दोनों काफी वक्त से, बल्कि अगर यूं कहें कि बहुत वक्त से ज़ेरे अताब ही रहते हैं किसी न किसी वजह से. इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल ये था कि आने वाले दिनों के अंदर इन दोनों का रोल और वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके मुताबिक इनको जज करके, हालांकि जज करना एक आई एम सॉरी मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं, लेकिन इसको देखते हुए कौन से पैरामीटर्स इनके लिए होने चाहिए कि अवाम की आउटरीच फॉर द पब्लिक कोहेसिवनेस और आगाही और ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प कर सकें. जनरल साहब. देखिए, जो मिलिट्री है ना, फौज है, ये एक अदारा है, और ये स्टेट और जो पार्लियामेंट है और हुकूमत है उसके सबसर्विएंट है, उसके ये अंडर कंट्रोल होता है. और जो कुछ पाकिस्तान को जो चलाना है वो हमारे सियासतदानों ने चलाना है, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी ने चलाना है, वो हमारे इंस्टीट्यूशंस ने चलाना है. तो दुश्मन, मेरे नजदीक ये है कि दुश्मन तो चाहता है कि आप में ये इंटर जो अदारों में जो फूट पड़े, हमारा एक नेशनल यूनिसॉन ना हो. लेकिन देखिए,
معذرت کے ساتھ دیکھیے پاکستان وہ نہیں ہے جو آپ کو میڈیا پہ نظر آتا. آپ دیکھیں پاکستان میں بڑی یگانگت ہے, ہم ایک ہی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے جی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو انتہائی تند و تیز تقاریر کی جاتی ہیں اور شام کو چائے اکٹھے پیتے ہیں, کھانا اکٹھے کھاتے ہیں, گھومتے پھرتے بھی اکٹھے ہیں. تو دیکھیے ہمارے یہ نہ کہیے کہ ہمارے میں تفرقہ ہے, ہمارے میں بہت یگانگت ہے. وی آر سیم اسٹاک, وی آر سیم. اور میں بہت, جب آپ نے فیوچر کا پوچھا, میرے نزدیک بہت یگانگت ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم انکلوسیو پالیسیز کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اور اگر کوئی ضمنی سوال ہوں گے, جو ہمارے اس وقت شرکا ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو وہ یہ ہمارے جب اسپیکرز جو پینل اپنی بات کر چکیں گے تو دے ول ہیو دا رائٹ ٹو آسک کوسچن اور کمنٹ وٹ ایور دے وڈ لائک, but in Most limited welcome, time. sir. It will be my pleasure to answer. Sir, thank you very much. Now I would like to request Tariq Mustafa Saab, former bureaucrat and who has been very active in his tenure with the government of Pakistan. Tariq Mustafa Saab, آپ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی کنونشنل اور نان کنونشنل جو ڈیفنس ہے اس کے حوالے سے, اور جو اس وقت ہمیں جو ہیومن سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, آپ دونوں کو لنک کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں کیا وے فارورڈ دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ جناب طارق مصطفیٰ صاحب. لیٹ می انمیوٹ یو سر. سر انمیوٹ کیجیے اپنے آپ. سر پلیز گو اہیڈ سر. ہو گیا جی؟ جی بالکل ہو گیا سر. جی مجھے اگر اجازت دیں, میں تو سیمینار سننے کے لیے آیا تھا, بالکل تیار نہیں تھا کہ مطلب اس میں آپ مجھے پکڑ لیں گے. اور اگر مجھے اجازت دیں آپ, تو پاکستان میرا زمانہ تھا جی 70s اور 80s کا. 94 میں ریٹائر ہو گیا تھا. اس کے بعد سے میں نے اپنی لائن بدل لی تھی, فیوچر آف ہیومن کائنڈ پہ میں کام کر رہا ہوں. لیکن اس وقت میں جو اگر آپ کی اجازت ہے تو کچھ کہنا چاہوں گا افغانستان کی ریفرنس سے. وہاں جو مطلب پچھلے دنوں حیرت انگیز واقعات ہوئے ہیں اور طالبان ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں, تو اس وقت لوگوں کی توجہ ہے, امریکہ کے اندر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ بھئی اتنی دیکھیں سپر پاور نے کیا غلطیاں کی, اور بائیڈن کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں. اسی طرح طالبان کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک وسیع گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں مختلف ریپرزنٹیشن ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ طالبان کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ طالبان نے جو میچورٹی دکھائی ہے وہ میرا خیال ہے سب کو اس میں بہت حیرت بلکہ پلیزنٹ انہوں نے میچورٹی کی ہے کہ بھئی کسی بلڈ شیڈ منیمم ہوا ہے. خاص طور پہ کابل میں دیکھا ہے, پچھلے مرتبے جو 90s میں کابل کا حال تھا جہاں یہ سارے مجاہدین آپس میں لڑ پڑے تھے, تو وہ حالات اس وقت بالکل نہیں ہے. لیکن لوگ کرٹیسائز کرنے سے اور باز نہیں آتے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں اب ہٹنا چاہیے, کیونکہ جو اصل پرابلم ہے افغانستان کا اس کی طرف نشاندہی یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل نے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت حالات بہت خراب ہیں, فیمن کے چانسز ہیں, ان کی سپلائی لائنز جو ہیں, ان کی جو گورنمنٹ سٹرکچر ہے وہ بالکل ہل چکا ہے. اور اگر یہ مزید سینکشنز وغیرہ لگ گئے تو چانسز آر کہ افغانستان کے اندر ایسا فیمن آئے گا جس میں کہ لاکھوں آدمی ختم ہو سکتے ہیں. اور ایک طرف ہم باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی عورتوں کے حقوق کی, سوال ہے عورتوں کی زندگی کی فکر, بچوں کی زندگی کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ توجہ غلط طرف ہے.
بجائے اس کے کہ جی طالبان کیسی حکومت بناتے ہیں، اور بجائے اس کے بائیڈن کو کرٹیسائز کیا جائے کہ جی دیکھیں اس نے یہ جو انخلا ہوا ہے امریکہ کا، وہ اس کے اندر انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں. لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. اس وقت توجہ ہونی چاہیے کہ افغانستان کو سٹیبلائز کیا جائے، وہاں پر یہ جو قحط کے امکانات ہیں اس کا علاج کیا جائے. اور وہ جو ایک لحاظ سے نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ میں کیا تھا نا، ہمیں اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے کہ بھئی forgive and forget، یعنی مرسی اور کمپیشن کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے لیے، نہ کہ پچھلے سکور سیٹل کیے جائیں. وہ مرسی اور کمپیشن اگر سامنے آئے گا تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدے ہو سکتے ہیں. نہ صرف افغانستان کو فائدہ ہوگا بلکہ اس کے جو ہمسایہ ملک ہیں، ہم سب اگر افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی آئی تو اس سے ہمارے اوپر بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی ہمارے پاس 3 ملین ریفیوجیز آئے تھے. اگر فرض کیجئے ایسے حالات افغانستان میں ہو گئے تو آپ نے بارڈر کی جو فینسنگ وغیرہ بھی کی ہوئی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ افغانوں کو آپ بارڈر سے واپس بھیجیں گے اگر وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ اس وقت ہمارے پاس سب جو ہمسائے ممالک ہیں اور دنیا اگر ٹھیک طرح اس بات کو ہینڈل کرے تو یہ ایک ذری موقع ہے کہ ہم بجائے اختلافات بڑھانے کے ہم وہ نیلسن منڈیلا مومنٹ میں اس کو کہتا ہوں اس کو لائیں، اور آپس میں یہ جو تفرقات ہیں، یہ جو ہنٹنگٹن صاحب نے کلیش آف سیولائزیشن کا ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی خام خواہ کھڑی کر دی تھی، حالانکہ اسلامی ممالک کا کیا ویسٹ کے ساتھ تضاد تھا جی. ہم وہاں کے پڑے ہوئے ہیں، میں ان کے جانتا ہوں، ہمارے دل میں کوئی مطلب اینٹی ویسٹ فیلنگ نہیں تھی، لیکن یہ خام خواہ مطلب ایک چیز کریٹ کر دی گئی. سو کہنے کا میں شارٹ بات کرتا ہوں یہ ہے کہ جی ہم اس وقت مرسی اور کمپیشن کی طرف توجہ کریں. ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ افغانستان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس اس وقت وسائل کی کمی ہے، ان کے پاس خاص طور پہ فنڈز نہیں ہوں گے، تو یہ جو ان کے لیڈر ملینز آف ڈالرز اڑا کے لے گئے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے. وہ جو سٹیل کیا ہے انہوں نے پیسہ، کیا وجہ ہے کہ جی یونائٹڈ نیشنز یا باقی دنیا مل کے ان سے وہ پیسے واپس لیے جائیں اور افغان قوم کو دیے جائیں تاکہ ان کی جو امیجیٹ ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. اگر توجہ ان چیزوں کی طرف رکھی جائے تو اس سے انشاءاللہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے گی. اور یہ جو ایک فیلنگ بنی ہوئی ہے کہ اسلام کی اور ویسٹ کی آپس میں تضاد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، وہ اس میں انشاءاللہ کمی آئے گی. اور یہ جو ہم ہمسایہ ملک ہیں پاکستان جیسے کے لیے ہمارے اپنے پرابلمز انشاءاللہ ان کے اندر جسے کہتے ہیں بیلنس آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ توجہ زیادہ افغانستان کی سٹیبلٹی کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ ہماری سیکیورٹی کا بہت بڑا تعلق اس کے ساتھ ہے. شکریہ. بہت شکریہ طارق مصطفیٰ صاحب. میں ابھی جانا چاہوں گا مظہر عباس صاحب، ہمارے صحافتی جو اس وقت جو صحافی ہیں ان کے ایک بڑے پرویکٹیو لیڈر ہیں اور ایک بہت پرویکٹیو سوچ رکھتے ہیں، لیکن آج کل سارے لوگ سراپا احتجاج ہیں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن مظہر عباس صاحب، آپ کے آرٹیکلس کو جب ہم پڑھتے ہیں اور آپ کی جب گفتگو سنتے ہیں تو بڑا ایک انسپریشنل آپ کی گفتگو ہوتی ہے، اس سے ہمیں بڑی ایک توقع ہوتی ہے کہ ایک پازیٹیوٹی کی اور چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھنے کی. تو ابھی ایک بڑا اس وقت جو ہمارے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے جس کو ہم مختلف طرح سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہے نیشنل نیریٹو بلڈنگ کا. اور اس کے اوپر پچھلے دنوں کچھ سرویز بھی ہوئے تھے، رپورٹس بھی آئی تھیں جس کو میڈیا نے ہی بہت اس کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ کس طرح کی رپورٹ آئی ہے، اور پھر اس کے اوپر کافی کرٹیسزم بھی ہوا. لیکن
डू यू थिंक कि इस वक्त हमारे पास नेशनल नैरेटिव जो है उसकी कमी है, और अगर उसकी कुछ कमी है तो एक जो मीडिया है उसका रोल क्या हो सकता है कि जो भी इस वक्त हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए? मजहर अब्बास साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सीनियर्स का, मेरे कोलीग्स का। देखिए आज हम नेशनल डिफेंस डे मना रहे हैं। हम सिर्फ अगर आप कंपेयर कर लें बिटवीन द फर्स्ट टू वॉर्स 65 एंड 71, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 61 में कौम किस तरह खड़ी थी और 71 में कौम किस तरह खड़ी रही। और एक जंग के बारे में वो जंग का क्या रिजल्ट था वो उससे छोड़ के, लेकिन एक कौमी जज्बा नजर आया। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन वो तराने हमारे कानों में आज तक गूंजते हैं। वो नेशनल यूनिटी आज तक हमारे कानों में गूंजती है। उस वक्त के अखबारात देखें, ठीक है उस वक्त सेंसरशिप वगैरह सब थी, लेकिन उसके बावजूद भी यकजा थी कौम। उसके बाद कौम तितर बितर क्यों हो गई? अगर उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 65 से पीछे चले जाएं 56 पे, 56 में जब पहले इलेक्शन हुए तो ईस्ट पाकिस्तान में जगतू फ्रंट जीती, लेकिन हमने उस रिजल्ट को तस्लीम नहीं किया ईस्ट पाकिस्तान के। हमने फिर 71 के रिजल्ट को तस्लीम नहीं किया। तो आपकी जो नेशनल इंटेग्रेशन है, नेशनल यूनिटी है, वही शेकन हो गई। और एक जो है वो डिस्टेंस बढ़ता गया बिटवीन मिलिट्री एंड सिविल से मुराद सिविलियंस के दरमियान। उसके बाद एक पीरियड आया 4 साल का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पीरियड आया। उस पर बहुत सी तनकीद भी हो सकती है, बहुत सी तारीफ भी हो सकती हैं। एक एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, थर्ड वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड को यकजा करने की कोशिश की गई उसमें, और उसमें एक तरीके से एक नया जज्बा भी पैदा हुआ। लेकिन फिर एक क्राइसिस खड़ा हो जाता है, और उस क्राइसिस के नतीजे में फिर एक मार्शल लॉ लग जाता है। और उस मार्शल लॉ के लगने का तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक जुडिशियल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। पॉपुलर लीडर को फांसी दे दी जाती है। पॉपुलर लीडर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 77 में जो जनरल ज़िया इलेक्शन कराने वाले थे, उसमें वाज़ेह रिपोर्ट्स थी कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए, और उसके बाद आप फांसी दे देते हैं। तो आप उस वक्त तो आपको बज़ाहिर लगा कि जी कोई लोग सड़कों पे नहीं निकले, लेकिन उसका जो डीप रूटेड उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो हम 40 साल तक भुगतते रहे। सेंस ऑफ डिप्रिवेशन 40 साल तक सिंध के अंदर पाई जाती रही उसके अंदर, और आज भी किसी न किसी अंदाज में मौजूद है। इसी तरीके से भुट्टो साहब के पीरियड में और उसके पीरियड में बलोचों के साथ जो कुछ हुआ, तो हमारी बदकिस्मती से इतने सालों में आप नेशनल नैरेटिव, मेरे नज़र में नेशनल नैरेटिव रहा ही नहीं हमारा। बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमारे यहाँ कभी भी कोई अच्छे थिंक टैंक्स नहीं बनाए गए कि वो इन चीज़ों पे गौर करते। अफगानिस्तान की मैंने जब जर्नलिज्म शुरू की तो 81 का पीरियड था, ये वो पीरियड था, और मैंने खुद वो रिपोर्टिंग की है जब ईरान में रेवोल्यूशन आया, और ईरान के रेवोल्यूशन की लड़ाई जो है, प्रॉक्सी वॉर जो है, वो पाकिस्तान के अंदर लड़ी गई। मुजाहिदीन खल्क और पासदारान की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर लड़ी गई। फिर ये डिबेटेबल है कि हमने पहली अफगान वॉर में जो हमारा रोल था वो दुरुस्त था कि नहीं था, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो हम आज तक भुगत रहे हैं, अफगानिस्तान के पहली वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज। और इसी तरीके से जब हम दूसरी 9/11 के बाद की सिचुएशन देखते हैं, तो उसमें भी हमें ये नज़र आता है कि हम, ठीक है जनरल मुशर्रफ पे तनकीद तो होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक एफर्ट ज़रूर हुई थी उस वक्त मुल्ला उमर को बताने की कि जी अफगानिस्तान पे अटैक हो जाएगा, उसामा बिन लादेन और अलकायदा के बारे में आप फैसला करें। वो नहीं हुआ, बामियान का वाक़या हुआ, दीगर वाक़यात हुआ, और उसके नतीजे में एक जंग हो गई उसमें, और उसका अल्टीमेट सिर्फ रेफ्यूजीज की शक्ल में नहीं आया, उसके नतीजे में अलकायदा की सेंट्रल लीडरशिप पाकिस्तान आ गई, और अलकायदा की सेंट्रल लीडरशिप पाकिस्तान के मेन सिटीज में बेस करके, और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि पूरे मुल्क में एक जो अफरा तफरी बढ़ी, अभी जनरल हारून जैसे सवाल की बात बता रहे थे,
इसी तरह मालाकंड उठा लें, इसी तरह आप नॉर्थ वजीरिस्तान उठा लें, ये नो गो एरिया थे पाकिस्तानीज के लिए, ये ऑलमोस्ट नो गो एरियाज बन गए थे। यानी ये तो फिर एपीएस जब हुआ, एपीएस जैसा वाकया हुआ, तो फिर लोगों को ये ख्याल आया, और वो नैरेटिव भी जो ये बिल्ड हो रहा था कि जी नहीं ये हमारी जंग नहीं है, उनको भी ये सोचना पड़ा कि आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपके लोग कत्ल किए जा रहे हैं, आपके शहरों में धमाके हो रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो रहे हैं, आपका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर महफूज नहीं है, वो अंडर अटैक आ रहे हैं सिक्योर प्लेसेस में। यानी जनरल हारून को पता होगा कि एक वक्त तो ऐसा आया था कि जीएचक्यू वाज अंडर अटैक, और आपको बहुत से आउटलॉर्ड की मदद लेनी पड़ी थी उस पूरी सिचुएशन में। तो इट वाज अ टेरेबल सिचुएशन उसमें। और फिर आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उस पर अमल हुआ ना हुआ, लेकिन उसके नतीजे में कराची क्लियर हुआ, उसके नतीजे में सवात क्लियर हुआ, उसके नतीजे में मालाकंड क्लियर हुआ, उसके नतीजे में नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान क्लियर हुआ। बलूचिस्तान में आज भी प्रॉब्लम है, लेकिन काफी हद तक ये उस सिचुएशन को भी टैकल किया गया। और इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप दोनों को क्रेडिट जाता है। आप देखें कि कौन टारगेट हुआ 2013 के इलेक्शन में, 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वर अंडर अटैक जो टेररिज्म को कंडेम करती थी, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और एएनपी। वो तालिबान टीटीपी के अंडर अटैक थे उसमें, और एएनपी खास तौर पे, एएनपी के लोग तो इलेक्शन नहीं लड़ पाए इसकी वजह से। तो इसको आप एक सैक्रिफाइस ही तो कहेंगे कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से पीछे हट गए, इसलिए कि वो नहीं लड़ सकते थे, उनके लीडर्स मारे जा रहे थे, उनके कारकुन मारे जा रहे थे। तो हमारा बेसिक नेशनल नैरेटिव जो है उसमें कंफ्यूजन नजर आता है। हम तय नहीं कर पाते कि हम रियासत के 4 सुतून हैं, 4 सुतून अपने अपने दायरे इख्तियार में रह के काम क्यों नहीं कर सकते। मीडिया जिस तरीके से लाया गया, जब जनरल मुशर्रफ ने, वो कारगिल का एक बैकग्राउंड था, कारगिल में वी लॉस्ट द मीडिया वॉर, और उसके बाद ये हुआ कि जी मेन प्राइवेट टीवी चैनल्स को, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 24/7 चैनल। जब हम 24/7 चैनल लेकर आए, ना रिसोर्सेज थे, ना मैन पावर थी। आप 24/7 फिर क्या करते, आपने वही टॉक शो और ये उसी तरीके से, और आप एक अच्छे किसी भी चैनल में जो है वो एक अच्छे एडिटोरियल बोर्ड हमें नजर नहीं आते। हमारे यहाँ मीडिया में एडिटर का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया है। There was a time कि स्ट्रॉन्ग एडिटर्स होते थे, इंडिपेंडेंट एडिटर्स होते थे, और फेक न्यूज या इसका तसव्वुर नहीं था, क्योंकि वो एडिटर से जो है वो फिल्टर होके खबरें जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बिल्कुल इट्स एन ओपन वो। अब ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकर आ रहे हैं, ये इतना डेंजरस कॉन्सेप्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, और ये मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछा भी था, कि पहले तो मुझे आप ये बताएं ना कि जो लॉज, जिन लॉज को आप खत्म कर रहे हैं, उन लॉज में फ्लॉज क्या है। जब तक आप किसी कोई नई चीज लाते हैं तो पहले तो आप ये बताते हैं ना कि इस पुरानी चीज में फ्लॉज ये हैं। फेक न्यूज, अगर मैंने कहा फेक न्यूज अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल से हो, और प्राइम मिनिस्टर कहे कि हाँ, फिर बाद में ये कहे कि हाँ मुझे तो किसी ने बताया था इसलिए मैंने ये बात कह दी, विल द प्राइम मिनिस्टर बी समन्ड बाय द मीडिया ट्राइब्यूनल? आपके पॉलिटिकल लीडर्स कितनी फेक न्यूज देते हैं और बाद में पलट जाते हैं। उसका सबसे अच्छा दुनिया में एस्टैब्लिश तरीका स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज है। आप स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज लाएं। बर्तानिया में अखबारात बंद हो गए कई इसी वजह से, क्योंकि आपके पास, आप किसी के बारे में स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप अगर तस्वीर चलाएंगे, किसी वाक़े की तस्वीर चला रहे हैं और उसके पीछे कोई शहरी नजर आ रहा है, तो वो आपको सू कर सकता है कि जी मेरा इस केस से क्या ताल्लुक, मेरी तस्वीर आप क्यों टीवी पे दिखा रहे हैं। अगर आपको सबूत देखना है तो जब डॉक्टर इमरान फारूक का केस चलता था, उसमें जो पीछे लोग होते थे उनके चेहरे ब्लर कर दिए जाते थे, और वो सिर्फ इस वजह से किए जाते थे कि वो आपको सू कर सकते। तो आप स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज लाएं। आप कर क्या रहे हैं? आप 4 या 5, 7 कवानीन को खत्म कर रहे हैं, जिसमें न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एक्ट है। मैंने कहा क्यों खत्म कर रहे हैं आप? आपने सोशल मीडिया को देखना है ना।
आपने फेक न्यूज का देखना है कि मैं अगर फवाद चौधरी पर इल्जाम लगाऊं या इमरान खान पे इल्जाम लगाऊं या इमरान खान शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगाएं या शहबाज शरीफ किसी और पे इल्जाम लगाएं, तो मैं कल कोर्ट में जाऊं और कोर्ट 6 महीने में मुझे फैसला दे। और 2002 में लाइबल लॉज बने, लेकिन उसमें उसमें डिले सिस्टम इतना है कि जस्टिस सिस्टम उसको आप, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग करें आप उसको आप जल्दी से फैसले करें 3 से 6 महीने में। आप देखिए कैसे कैसे नहीं लोग, और कुछ नहीं होगा, लोग केयरफुल हो जाएंगे। मैं 10 मरतबा सोचूंगा कोई खबर देते हुए कि जी कहीं मुझ पे जो है 50 करोड़ का दावा ना कर दिया जाए। मेरा एडिटर, मेरा डायरेक्टर न्यूज 10 मरतबा सोचेगा उस खबर को एयर करते हुए। कोई पॉलिटिशियन किसी पे इल्जाम लगाते हुए 10 मरतबा सोचेगा। तो आप लाइबल लॉज बनाए ना, आप एक ऐसी अथॉरिटी बना रहे हैं जिसमें हर चीज को आपने कर दिया। इसी वजह से जब 2016 में इन्होंने प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बनाया था, पैका 2016, उसकी भी स्पिरिट ये थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आप डिसेंटिंग वॉइस को टारगेट करने लगे, आप राइट्स एक्टिविस्ट को टारगेट करने लगे, आप ब्लॉगर्स को टारगेट करने लगे। यही चीज, यही फियर है कि आप टारगेट करेंगे। अब फवाद चौधरी डॉन चैनल पे बैठ के डॉन को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा कहें, जो पाकिस्तान का लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो मैं क्या कहूंगा उसे? फवाद चौधरी साहब बताएंगे कि कोई सबूत है उनके पास कि उसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, आपने कह दिया, एक स्वीपिंग रिमार्क्स दे दिया आपने। तो अनटिल एंड अनलेस वी एक्ट रिस्पॉन्सिबली, कि हम किसी का बात करते हुए, किसी पे इल्जाम लगाते हुए 10 मरतबा मैं सोचूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये चीजें करने की मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड ए नेशनल पॉलिसी। वी डोंट हैव अ नेशनल पॉलिसी। हमारी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। हम रैंडमली काम करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। अफगानिस्तान की अभी तारिक मुस्तफा साहब जो बात कर रहे थे, अफगानिस्तान की आज की जनरेशन 1990 की जनरेशन से बड़ी मुख्तलिफ है। आज ये सोशल मीडिया की जनरेशन है। आज उनके इतने 20 सालों में उनके पास मोबाइल फोन भी थे, उनके पास इंटरनेट भी थे। उन्होंने वो वॉर नहीं देखी जो पुराने तालिबान ने देखी थी। उन्होंने वो जंग नहीं देखी जिसका तजुर्बा पुराने तालिबान को शायद पहली जंग से था। तो आज का जो नौजवान है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान में अर्बनाइजेशन बड़ी है, आज का जो अफगान का वो है उसके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। और यही जो तालिबान की लीडरशिप है, इन 20 सालों में उन्होंने ये जरूर सीखा है कि हमें अगर दुनिया में रह के चलना है, तो हमें दुनिया के साथ रह के चलना होगा। और ये नहीं कि आप अपनी वैल्यूज खत्म कर दें, आप अपने अपने कल्चर को खत्म कर दें, अपनी रिलीजियस वैल्यूज को खत्म कर दें। लेकिन ईरान किस तरह सरवाइव कर रहा है? ईरान फाइट आउट कर रहा है ना। तो मेरे ख्याल के जो आज अफगान की तालिबान की लीडरशिप है, उसने ईरान से भी कुछ सीखा है, उसने चाइना से भी कुछ लिया है, उसने टर्की से भी कुछ लिया है उसने। और इसीलिए वो उस तरफ जा रहे हैं कि चाहे वो गवर्नमेंट, उससे आप देखेंगे कि वरना क्रिकेट का तस्वुर नहीं था अफगानिस्तान में। आज वो क्रिकेट स्टेडियम में हजारों लोग बैठे हुए हैं। कल जो मैच दिखाया गया उन्होंने, लोकल मैच था लेकिन हजारों लोग थे। तो द वर्ल्ड नीड टू सपोर्ट अफगानिस्तान। अगर आपने Okay. अफगानिस्तान को रिफॉर्म करना है तो आपने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना है। थैंक यू। ठीक, थैंक यू वेरी मच मजर साहब। डेफिनेटली एक नेशनल नैरेटिव और या एक नेशनल पॉलिसी की तो हमें शदीद ज़रूरत है, जिस जो मुख्तलिफ तरह के जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं मुख्तलिफ लोगों के या मुख्तलिफ शख्सियात के, उसको थोड़ा सा उससे हटकर एक चलने की ज़रूरत है। और मेरे पास सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जो मैसेज है वो आ गया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आप तक पहुँचा दिया जाए। ये है। ओके।
Thank you, Senator Mushahid Hussain Sayyed Saab, for the message, and we have it is like a little bit longer message, but he has talked about all the issues that we are facing, and besides strategic and defense matters, we also need to talk about our human security elements as well. This is what he has highlighted. Now, I would like to go to our senior journalist, Fawzia Shahid Saiba, for his initial comments. Fawzia Shahid Saiba, please unmute yourself. And we have a lot talked about, Mazhar Saab ने तो बात कर दी है, अपना जरा, हाँ यस, मदर साहब ने जो मीडिया के हवाले से है वो बात कर दी है, और उसको जाहिर है फौजी शाह साहब रिपीट करने की। लेकिन अभी जो अगर हम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो बात की है ह्यूमन सिक्योरिटी के हवाले से, पॉपुलेशन की, पॉवर्टी की, हेल्थ की, कोविड के हवाले से जो बात उन्होंने की है, और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट आ रहा है, डिजास्टर्स आ रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा देखते हुए कि हमने मीडिया के अंदर भी देखा है कि बहुत ज्यादा, जैसे सोशल मीडिया की भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कि हमेशा से एक बहुत एक क्योटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है। कोई हमें कोई उस तरह से एक जो सही मालूमात जो हैं वो हम तक नहीं आई, इसकी बात अभी मजहर अब्बास साहब ने भी की। तो क्या, और नेशनल नैरेटिव की जरूरत तो हमें महसूस होती है, नेशनल पॉलिसी की जरूरत भी महसूस होती है, लेकिन कोई इंक्लूसिव चीज जो है वो हमारे सामने नजर नहीं आती। फौजिया शाहिद साहबा, योर टेक ऑन। बहुत शुक्रिया। मुशाहिद हुसैन की तो मैं बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं समझ सकी, बिल्कुल नहीं सुन सकी, और मैंने थोड़ा सा इशारा भी किया था कि बिल्कुल वॉइस नहीं है, वो मैं बहुत जरूरी सुनना चाह रही थी। और मुशाहिद हुसैन जाहिर है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो है और बड़ी सॉलिड नजर रखते हैं तमाम हालात पे, और हमेशा एक अच्छी बात उनसे सुनने को मिलती है। बाहर तौर मामलात जो जब हम बात करते हैं, जो इश्यूज आप रेस कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक इशू नहीं है, पूरी सोसाइटी के तमाम इश्यूज को एड्रेस करने की आप बात कर रहे हैं, और आ जाती है जिम्मेदारी जर्नलिज्म पे या सहाफत के हवाले से इस पे बात की जाती है कि इन इश्यूज को एड्रेस किया जाता है या नहीं। देखिए, मजहर ने बहुत तफसील से वो जो बात की है, मेरा ख्याल है कि उसी पैरामीटर को हमें सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिकायत तो हम फ़ौरन जर्नलिस्ट से भी करते हैं या अखबारात से भी, मीडिया से भी बहुत सी शिकायत करते हैं, लेकिन वो हक़ाइक़ क्या हैं, मीडिया कहाँ है, मीडिया क्यों इन जो भी इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस बेहतर तौर पे नहीं कर पा रहा, मेरे ख्याल में उसका माजी से ताल्लुक़ देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ, क्योंकि अगर आप पहले दिन से देखें, मेरा ख्याल है कि 63 से चले, हम वैसे तो 50s में भी जो सूरत हाल थी, लेकिन बराह रास्त हमने 63 से देखा, जिसको सब जानते हैं कि एक PPO जो जिसका एक ऐसा ब्लैक लॉ जो है उसका इजरा किया गया, और उसका क्या मकसद था, आपने तमाम अखबारात जो बात कर रहे थे, आपने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया और मर्जी की बात कहने पे उनको छोड़ दिया, और उसके बाद आपने जो भी कहा, जिस तरह भी कहा, को हमने एक बहुत अहम बात की जा रही है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि उसी चीज़ का इदराक भी रखना ज़्यादा अहम है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट की बात करते हैं। हम अभी तक जो है 72 बरसों में इसी हवाले से आगे तमाम पॉलिसीज बनाते चले आए हैं, लेकिन वही 65 का जिक्र हम ज़रूर करेंगे, जिस तरह अभी जनरल साहब ने गालिबन बात की है कि जंगें कौमें लड़ती हैं, और कौमों के साथ साथ जब हम सियासतदान की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि मीडिया भी जंग लड़ता है, और बड़ी कौम को अगर बेदार जो है, जिस तरह वो मीडिया करता है, शायद कोई दूसरा इदारा इस तरह नहीं कर सकता। और 65 में हमने इसका अमली तौर पे इसकी सारी सूरत हाल का जायजा भी लिया, और अगर वो हम जंग
میں کامیابی ہم نے حاصل کی تھی تو اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ میڈیا کا تھا. اور یہ بھی مد نظر ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ اس وقت 63 کے بعد سے میڈیا کو خاصا حد تک ٹارگٹ کر کے بہت پیچھے دھکیل دیا گیا تھا اور بہت زیادہ الزامات اس وقت ہمارے جو بہت زیادہ سینئر جرنلسٹ تھے ان پہ بہت کچھ ایسے الزامات تھے ایسی طاقت کے ساتھ جوڑنے کے بھی جس کے ساتھ آپ جنگ کر رہے تھے اس کے ساتھ ان کو جوڑنے کے بھی الزامات تھے, اسلام کے حوالے سے بھی الزامات تھے, بہت سے الزامات تھے. لیکن جب قوم پہ یہ وقت آیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پورا میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ آپ ایک کامیابی کی جانب بڑھ گئے تھے. تو یہ ایک مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے آج تک میڈیا پہ انحصار یا اس کی صداقت پہ اور اس کی میں تو یہ لفظ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا کہ حب الوطنی کی بات کی جائے. آج تک ہمارا کوئی میڈیا پرسن ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ یہ ایلیگیشن لگا سکیں کہ انہوں نے کسی ملک دشمن ملک سے مل کے کوئی اس ملک میں کوئی سازش کی ہے, کسی کا حصہ بنے ہیں یا کوئی اس میں وہ کوئی گرفتار ہوئے ہیں یا کوئی ان کو پھانسی دی گئی یا کوئی ایسی بات آج تک نہیں ہوئی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ذمہ داری کا اگر تعلق بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ذمہ دار میڈیا ہمیشہ رہا ہے. اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ اس میڈیا کو کیوں اختیارات سے بے دخل کیا جاتا ہے. اب ایشوز جو ہیں ان میڈیا کا ہمیشہ کام یہ رہا ہے اور مظہر یہاں بیٹھے ہیں, پی ایف یو جے کا بنیادی جو اگر ہم اپنا مینیفیسٹو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جو ایشوز جس کی طرف ابھی منیر آپ نے اشارہ کیا ہے جو سوشل ایشوز ہیں, ہمارا تو ساری توجہ ہوتی ہی یہ ہے کہ جو کسانوں کے مسائل ہیں, مزدوروں کے مسائل ہیں, یا ہم ان کے ہم حکومتوں کے کبھی بھی پروردہ نہیں ہوتے بلکہ جرنلسٹ ہمیشہ ان مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. لیکن ان مسائل پہ بھی اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ آپ اس پہ بھی نہیں لکھ سکتے. مثلا میں آپ کو خود بتاؤں کہ میں نے 80 کی دہائی میں انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ لکھا, لیکن اس وقت انوائرمنٹ کے حوالے سے کوئی زیادہ بات نہیں کی جاتی تھی. لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ 20 آرٹیکل ہوں گے جو میں نے انوائرمنٹ میں لکھے, اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ مجھے انوائرمنٹ پہ لکھنے کی وجہ سے, کیونکہ اس میں جب انوائرمنٹ پہ میں لکھتی تھی تو میرا زیادہ تر ٹارگٹ وہ ہوتا تھا کہ جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں وہ ہمارے ملک میں کس طرح ماحول کو تباہ کر رہے ہیں, کس طرح جو فضلہ ہے انڈسٹریل فضلہ ہے اس کو کس طرح سمندر میں پھینک رہے ہیں, اس کو کس طرح جو ہے ہماری انوائرمنٹ کو تلف کیا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی مجھے بہت زیادہ کچھ خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح دیگر جو مسائل ہیں, صرف حکومت کی طرف سے میں بات نہیں کروں گی لیکن دیگر مسائل پہ بھی بات کرتے ہوئے ہمیں اس طرح کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر بات جب کی جاتی ہے, پھر آپ کو بھی معلوم ہے کہ میڈیا کے ساتھ فری سینسرشپ کی بھی بات آتی ہے, اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے لیے مزید جو ابھی مظہر نے بہت خوبصورتی سے بات کی ہے, جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جبکہ اس میں جب اس کا خلاصہ اگر دیکھیں تو اس میں سمپل سی یہ بات ہے کہ وہ پی پی او جو 63 کا تھا اور جو ضیاء الحق کا پری سینسرشپ تھا اس کو انہوں نے مرج کر کے ایک نیا نام دے دیا کہ آپ ساری سرکار کی تحویل میں رہے میڈیا, اور دوسرا نہ صرف سرکاری تحویل میں رہے بلکہ آپ کو پہلے بتا دیا جائے کہ آپ نے کیا بولنا ہے. مظہر کے لیے زیادہ مشکل ہے کہ اس کو جب اسکرین پہ بیٹھنا ہوگا تو اس کو پہلے کیا بریف کیا جاتا ہے یا اس نے کیا بولنا ہے, لیکن یہ ہے کہ لکھنے کے لیے بھی آپ کو پہلے کچھ کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کو بتانا ہوگا. اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ چاہے میڈیا ہے چاہے دیگر ادارے ہیں, اداروں کا تقدس جو ہے وہ اس کے جو لوگ ہیں وہی جانتے ہیں. ہمارا جو ایڈیٹر ہے, جو ظاہر ہے کہ آپ ایڈیٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ایڈیٹر ہمارا یقیناً یہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح کام کرنا ہے. جب آپ نے خود یہ سرکاری سطح پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک کوئی بھی مالک ہے اس کا نومولود بچہ جو ہے وہ ایڈیٹر کے طور پہ سامنے آ گیا. اب جب آپ اس سطح پہ اس طرح پالیسیز کو انٹروڈیوس کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو
اخبارات میں شامل کریں گے یا میڈیا میں لے کے آئیں گے. مجھے خود ایک بہت اہم مالک کا پتہ ہے, اس نے کہا کہ میں ٹیکس کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا, عذاب بنا رہتا تھا, اب اخبار نکال لیا تو اب میرے لیے مسائل ختم ہو گئے. جانتے ہوئے آپ ایسے لوگوں کو جب لے کے آئیں گے تو پھر آپ میڈیا سے کیا توقع کرتے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے, میں اس کے باوجود بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ایک بہتر طور پہ اپنا کردار بھی ادا کرنا جانتا ہے. اب آپ اگر اس طرح قدقنے لگاتے رہیں گے تو میڈیا کا کردار کبھی سامنے نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. ایشوز جو ہیں اس پہ ہم نہ صرف بات کرنا جانتے ہیں بلکہ اس پہ کرتے بھی ہیں, لیکن آپ جو ادارے ہمارے ہیں ان کو جس طرح اس میں چاہے میں ڈیفینس کی طرف بھی جاتی ہوں کہ جس طرح اس میں پینیٹریٹ کیا جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اس وقت جمہوری حکومت تھی لیکن جنگ پہ ایک بہت بڑا حملہ آیا تھا, تو اس وقت ان کے جو مالک تھے وہ جب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے سے پہلے ان کے دفاتر کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جی ایچ کیو سے ملتی ہیں, آئی ایس پی آر سے ملتی ہیں. اب آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے لوگوں کو اپنے مرضی کے مطابق چلانے کے لیے اپنے ادارے کے اندر بٹھا, تو یہ تمام صورتحال جو ہے اس کے بعد بالکل یہ فوزیہ شاہد صاحبہ یہ واقعی یہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس وقت تھوڑا سا ذرا کم ہے تو کافی ساری باتیں جو ہیں وہ مظہر صاحب نے بھی کر لی ہیں اس حوالے سے. ہمیں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے جوائن کر لیا ہے اور میں بھی میسیجز دیکھ رہا تھا کہ سب نے شکایت کی کہ وہ آواز ان تک نہیں گئی. تو اتنا زبردست میسیج تھا. میں ایک گزارش کروں گا مشاہد حسین سید صاحب سے کہ سر ذرا تسی اٹینشن ہو جاؤ اور ذرا بریف جو ابھی آپ نے اتنا لمبا چوڑا خطاب فرمایا ہے, آپ کا جو میسیج وہ آواز نہیں پہنچ, تو بلٹ پوائنٹس میں آپ ذرا اس کو اگر ہمارے آڈینس کے لیے اگر ریپیٹ کرتے ہیں. مشاہد صاحب unmute yourself sir. Sir, please go ahead. Assalamu alaikum ji. Can everybody hear me? Yes, I hope so. Yes. السلام علیکم جی. اور فوزیہ بڑی ظالم آپ نے زبردست سپیچ کی, ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ. اچھا سر, آپ سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ کا فریم ٹھیک نہیں آ رہا, آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں یہ ذرا تھوڑا سا ٹلٹ ڈاؤن کریں کیمرے کو. اچھا آپ سر ٹلٹ ڈاؤن یور کیمرا سر. اوکے, لائک دس. ہاں اب ایٹ لیسٹ یو کین ہیئر می. یس مظہر عباس صاحب بھی ہیں اور مظہر عباس صاحب بھی ہیں, جنرل صاحب بھی ہیں, اور ہمارے طارق مصطفیٰ صاحب جو طارق مصطفیٰ صاحب, آئی مسٹ کمپلیمنٹ ہم. پیرا اولمپکس میں آپ نے بڑی فتح حاصل کی ہے, حیدر علی کا گولڈ میڈل, بڑی مبارک ہو طارق صاحب. You and Huma have done a great job. We are proud of that. He is the head of Paralympics, and I remember meeting him in Beijing in 2008 or as Secretary Defense Production, then otherwise انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور یہ Paralympics میں gold medal is a great victory for Pakistan. And full marks to you, Tariq Saab, well done. And also to Huma, please give my regards. اچھا جی, thank you so much. I'm sorry, میرا ایک دو میٹنگس تھی تو اس میں تھا busy. تو ڈیفینس ڈے تو ویسے تو کل ہے. کل I'm taking my defense committee to the graves of the martyrs to lay wreaths there. تو ایک تو یہ ہے کہ جس سپٹمبر 65 کی ہم یاد تو تازہ کرتے ہیں, اور بڑی it shows the valor and the gallantry of our armed forces, and also the full support that civilian population gave to the armed forces. And also it shows that was one moment, 17 days in September, when there was complete national unity between the two wings. فوزیہ اس زمانے میں دو ونگز تھے ہمارے, ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. مظہر صاحب کو بھی یاد ہوگا شاید. And then there was civil military harmony also. And then there was opposition and government harmony also. So it was quite a unique moment in our history. اس کا فالو آؤٹ بڑا significant ہوا تھا. And I think that دو تین چیزیں اس میں lessons of September 65 بھی بڑے important ہیں. ایک تو ہے کہ absence of institutionalized decision making. یہ میں نے دیکھا ہے, چاہے فوج ہو یا civilian government ہو, decision making is taken secretively, surreptitiously through a coterie or a cabal, اور ایک دم, اور یہی مسٹیک پھر آپ نے دیکھا کارگل میں ریپیٹ ہوا. جو 65 وار کی بیسک assumption تھی کہ ہم جو مرضی کریں ہندوستان اس کا ریٹیلیٹ نہیں کرے گا, that proved to be wrong. And کارگل میں بھی یہی ہوا تھا. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کے بعد then there is no accountability, no check and no inquiry into the whole situation. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ سچویشن میں the situation has changed.
طالبان جو آئے ہیں افغانستان میں ایٹ لیسٹ دا ایسٹرن فرنٹ دیر از اے کمفرٹ لیول کہ انڈیا کا جو بیس تھا NTS کا وہ تو ختم ہوا, لیکن 6,500 پاکستان دشمن ٹیررسٹ اس وقت آپ کے ایسٹرن فرنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 6,000 اور فورن ٹیررسٹ ہیں. تو دیٹ دا تھریٹ اور سیکورٹی تھریٹ اسٹل ریمینز دیئر ٹل اٹ از کربڈ اینڈ curtailed اینڈ contained by جو incoming government ہے. تو that should be taken into consideration. اور دوسرا یہ ہے کہ that in this current situation جو national security کا ہمارا concept ہے that also needs to be I think revamped. National security can no longer be defined purely in terms of military might alone. کہ ٹینک ہیں, بیٹل وہ فوج ہے, ایئر فورس ہے, F-16 ہے, ایٹم بم ہے. National security today must include the components of human security. اور human security میں کیا ہے کہ there are lot of issues اور کرونا وائرس پینڈیمک میں واپس ہو گیا ہے, واضح ہو گیا ہے کہ health, population planning, climate change, these are education are issues affecting the people of Pakistan where our preparedness should be there. And also I think we are still lacking in a relevant counter-terrorism strategy. آپ نے دیکھا کہ within 45 days there have been 3 attacks on Chinese projects in Pakistan. داسو میں ہوا, پھر گوادر میں ہوا, پھر کراچی میں ہوا. تو ہماری ایک effective counter-terrorism strategy نہیں ہے جس میں coordination ہو among the intelligence agencies, between the federal and the provincial governments, and also a dedicated counter-terrorism organization. NECTA بنائی تھی لیکن it's a stillborn child. So I think that certain lessons need to be learned. پچھلے دنوں ہماری briefing بھی ہوئی تھی at the GHQ اور اس میں 6 گھنٹے تھے with the briefing on by the DGMO, DGISPR, and also by General Nagar, who is the head of the medical corps, plus 3 hours interaction with General Bajwa. تو میرے خیال میں اس میں مجھے لگا کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ان میں ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی افغانستان میں. جو اس سے ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے کوشش کی we will install our people there. پھر ہم نے فیورٹس بھی پلے کیے. And I think that جو بھی ہو, let Afghans decide their own future. Finally, like to say that ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آئی ہے. میں تو اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں جو افغانستان میں چینج آیا ہے. I think that the balance of power is shifting from the west to the east. It's جو 15th August کو اس نے کیا ہے ٹیک اوور افغان طالبان نے, اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں, اور میں I would like to appreciate President Biden کہ at least he has had the courage to defy his own military and security establishment. کہ اس نے کہا no more wars, کیونکہ یہ تو it was a forever war. اور اس نے جو اب اناؤنس کیا ہے, میں 31st August کی جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, I think that's a major policy pronouncement that the era of unending wars where the use of military might to change the makeup of countries, that era has come to an end and our strategy has to change. I think this is very, very significant. I feel that in the last 100 years, there have been 3 major developments. First World War mein hua ji, Turkish Ottoman Empire khatam hui, so it was handed over to the French and the British. They carved up Muslim countries and they established a new order. After World War II, the British Empire ended, they handed over to the Americans. اور آپ نے دیکھا اس میں مسلم ورلڈ, مڈل ایسٹ بھی تھا, ایران میں ایک ملٹری کو بھی کیا انہوں نے, اس کو CIA نے نکالا ڈاکٹر مسدر کو, پھر سوئز کے بعد. تو یہ تھرڈ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے 100 سالوں میں, جس میں جو Americans are leaving, the West is leaving this region and handing over to the region, جس میں چائنا, رشیا, پاکستان, ایران, I think اس میں Central Asian Republics of Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Qatar and Turkey would be the key players. So I hope that we can reshape the region, and I hope the Afghanistan, jo Taliban hai, they have learned from their mistakes. Afghanistan is not there of the 1990s. It is a different Afghanistan. It has to be a broader, inclusive, broad-based government. It has to be whether آپ نے میڈیا کی بات کی, افغانستان میں ایک جاندار میڈیا بھی ہے, سول سوسائٹی بھی ہے, خواتین کے حقوق بھی ہے, اور ایک اوپن سوسائٹی بھی ہے. That has to be recognized. So we should also help in that, in counter-terrorism, and let the Afghanistan people decide their own destiny without foreign interference, and we should respect their sovereignty and independence. So mujhe umeed hai ki that lessons have been learned by all. I think we have learned our lessons too by wrong and flawed policies of the past. The Afghan Taliban hopefully have learned their own lessons also, and the Americans have learned the hardest lesson of all, that military might cannot prevail, and might is right ki policy galat hai, actually right is might. And I think it's a humbling experience for them after Vietnam and Cambodia, and I think it's good for the region that these wars have come to an end.
So it has given Pakistan strategic space, greater room for maneuver. India is on the defensive. जो Iran China का issue हुआ है, 2.5 lakh Indian फौज अब tied up है with the Chinese border, including the strike corps. I think they are really facing difficulties. And Modi का जो हिंदुत्व line है, उससे Bangladesh भी नाराज है, Nepal भी नाराज है, China भी और Pakistan भी. And I think for the first time, India is a bit cornered in the region. So Pakistan has room to maneuver, and we should use it to our advantage, hopefully. And good luck to Munir Saab for taking this initiative. You are a man who was always there with a lot of good ideas. And thank you very much. And thank you, ladies and gentlemen. I'm sorry for the delay. I gave a recorded message. General Saab, thank you. Tariq Saab, thank you. Mazhar Saab and Fawzia and everybody else. And Amar Jafri Saab bhi main dekh raha hu, yes. Yeah, Amar Jafri Saab, bilkul, bilkul. Oh, yes. Oh, Jafri Saab is a good friend. Jafri Saab, apne hijab se nikle baar, kahan gayab hai aap? Aap wo do, ab aaye. Thank you very much, Senator Mushahid Hussain Sayyid Saab. Thank you so much. और Good luck. अभी मुशाहिद साहब, अभी आपने जाना नहीं है, 2-3 बड़े मोटे-मोटे सवाल हैं जिसका आपने जवाब देना है. But after Amar Jafri Saab has spoken about the cyber security situation, और इसमें किस तरह से by the way, Munir Saab, I established a task force on cyber security, and Amar Jafri Saab was heading it. This is 5-6 years ago. Right. Edward Snowden ne kaha na कि Pakistan is one of the 3 countries which are being watched the most by American intelligence, along with Iran and China. तो फिर Amar Jafri साहब बड़े काम के आदमी हैं. जनरल साहब इनको अपॉइंट करवाएं कहीं GHQ में साइबर एडवाइजर या कहीं. Please, बिल्कुल ठीक. मुशाहिद साहब, अभी आप प्लीज स्टे विद अस. अमार जाफरी साहब, थैंक यू. मैं मुशाहिद साहब के आने से पहले मैं आपको देख रहा था, लेकिन आप मुझे नजर नहीं आ रहे थे, तो फिर हमने माइक दिया फजल शाह साहबा को. अमार जाफरी साहब, साइबर सिक्योरिटी की अभी सिचुएशन जो इस वक्त है कि अभी हम अगर ओवरऑल देखते हैं, जो भी इस वक्त सूरत हाल चल रही है, कोई सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ चलता है, और जो वेबसाइट्स हैक हो रही हैं, डाटा चोरी हो रहा है, ये सारी एक सूरत हाल है. जैसे भी मुशाहिद साहब ने कहा कि यू हैव बीन हेडिंग सम साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स, तो अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में बताइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है, इससे कैसे निकला जा सकता है और कौन से इकदाम होने चाहिए ताकि हम अपने इस फ्रंट को बेहतर कर सकें. अमार जाफर साहब, 2 मिनट ठहरें सर. यस, आप जरा करें, जरा अनम्यूट योरसेल्फ अमार जाफर साहब, प्लीज. बहुत शुक्रिया. ओके, प्लीज गो अहेड. बहुत शुक्रिया जी. अमार जाफरी मेरा नाम है जी. मैं फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA का, और जिसको आप साइबर क्राइम विंग कहते हैं FIA का, उसकी बुनियाद मैंने रखी दौड़ दो है. ये तो मेरा तारुफ है कि रिटायरमेंट के बाद मैं अब प्राइवेट सेक्टर में ये काम कर रहा हूँ. जिस बात का जिक्र मुशाहिद साहब ने किया वो बहुत टाइमली था. आप यकीन करें, मैं मदरबाज साहब ये आपको बताना चाहूँगा कि जो काम गवर्नमेंट आज करने की कोशिश कर रही है साइबर सिक्योरिटी लॉस के ऊपर, ये मुशाहिद साहब की मदद से हम 8 साल पहले कर चुके. मुशाहिद साहब ने एक प्राइवेट सेक्टर बिल जमा कराया, और उसके लिए मदद साहब सब लोग आप सुने 2 साल काम किया वॉलंटियर्स ने, 1 पैसा नहीं लिया उन्होंने, और हमने सब कुछ बना के मुशाहिद साहब को दिया. मुशाहिद साहब ने सेनेट में पेश किया. वो आज भी सेनेट की वेबसाइट पे एज ए पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है. अब वो बिल क्यों नहीं पास हुआ, उसके पीछे क्या सियासी मुराद थे, आप बदले जानते हैं. हमने अपना काम कर दिया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी. हम आज भी इस फ्रंट पे लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, क्यों हम पाकिस्तान की लड़ाई कर रहे हैं. अच्छा, अब मैं आता हूँ प्रॉब्लम की तरफ. देखिए, कहते हैं अगर आप प्रॉब्लम को डिफाइन सही कर लें तो वो आधा हल हो जाता है. ठीक है, हमें साइबर के स्पेस को देखना है. मैं समझता हूँ आज साइबर क्राइम जो है वो एक ऐसा क्राइम है जो हर आदमी को ट्रैप कर रहा है, चाहे वो गली में है, चाहे वो GHQ में बैठा हुआ है. अब मसला ये है कि हमने साइबर क्राइम लॉस तो बना लिए, उसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए हमने FIA का महकमा बना दिया, लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आती कि जो साइबर सिक्योरिटी उसे कौन देखेगा. हम दुनिया के उन 3 ममालिक में हैं इस वक्त जिनकी कोई नेशनल सर्ट नहीं है. मैं रिपीट करूंगा कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं CIT सर्ट, की प्राइवेट सेक्टर सर्ट है ये, और जिसको मैं 8 साल से चला रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी हर जगह कर रहे हैं, हमने गैप नहीं छोड़ा है इसका. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, कोई नेशनल सर्ट नहीं है इस वक्त, और ये सिर्फ दुनिया के तमाम ममालिक में नहीं है, बाकी सब में है. अब गुजारिश ये है कि जब घर में आग लगती है आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं,
گھر میں چوری ہوتی ہے اب تھانے کو فون کرتے ہیں, بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہاسپٹل کو فون کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سائبر سیکورٹی کا مسئلہ ہو تو آپ کس کو فون کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کہیں گے جی ایف آئی او کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی ہر جگہ موجود نہیں ہے, گلی محلے میں ایف آئی اے موجود نہیں ہے. سائبر کرائم جو ہے وہ ایک ڈیفائنڈ کرائم ہے جو لاء میں لکھا ہوا ہے. 2002 میں پہلے ETO آیا تھا, پھر جب میں ایف آئی اے میں تھا تو ہم 2007 کا قانون لائے جو اسمبلی میں نہیں گیا, آرڈیننس چلتا رہا, 2010 میں لیپس ہو گیا, پھر 2016 میں لاء آیا جو پاس ہوا, وہ اب تک چل رہے گا. لیکن اس میں ڈیفائنڈ کرائم موجود ہیں. اس وقت جو نان سائبر کرائمز ہیں وہ بھی سارے سائبر اس پہ چلے گئے ہیں, سائبر اسپیس پہ چلے گئے. فار ایگزامپل گاڑی چوری کرنا ایک نان سائبر کرائم ہے, سائبر کو تعلق نہیں سائبر کرائم سے, لیکن اس کا ایویڈنس سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کا کلاؤڈ کے اوپر ہے, یا کیمراز کے اوپر ہے, یا اس کے اوپر ہے. کوئی جرم لے لیں آپ اس وقت, چاہے یہ لاہور کا مینار پاکستان کا واقعہ, کوئی واقعہ لے لیں, تو وہ سب کا ایویڈنس اس وقت سائبر پہ پڑا ہوا ہے. اس وقت بہت ضروری ہے 2 چیزوں کو سمجھنا. آپ سب میڈیا کے لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں ڈیپ فیک میڈیا کام کر رہا ہے. مطلب ایک ویڈیو آئے گی مارکیٹ کے اندر جس میں منیر صاحب کو برا کہہ رہا ہوں, اور باقاعدہ میں ہی ہوں گا, میں آواز بھی میری ہوگی, ڈائلیکٹ بھی میرا ہوگا, آواز بھی میری ہوگی, اور وہ میں نہیں ہوں گا. منیر صاحب وہ دیکھ لیں گے, ظاہر ہے یہ مجھے برا کہیں گے, جب تک میں اپنا ریئیکشن دوں گا ڈیمیج ہو چکا ہے. یہ چیزیں ہو چکی ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی کے اندر ہے. آپ یقین کریں سارے اس کے اوپر $1 بلین خرچ ہو رہے ہیں فیک میڈیا کے اوپر, اور اگلی جو ہائبرڈ وارز ہے اس میں فیک میڈیا بہت کام کرے گا. ایک دم لگے گا آپ کو کہ یار صاحب نے کیا بات کر دی, جب انہیں بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, ہماری قوم تیار نہیں ہے, میں لفظ قوم یوز کر رہا ہوں, میں ادارہ یوز نہیں کر رہا ہوں, کسی بھی سائبر اٹیک بڑے کو رسپونڈ کرنے کے لیے. FBI کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, چھوٹی سی بات ہے, ایک ادارہ ہٹ ہوا, کتنے پینک ہو گئے اس کے اندر, یہ سب کے سامنے کی بات ہے. کیونکہ وقت کا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کہ الحمدللہ جس چیز کو میں لے کے چل رہا ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے گورنمنٹ کی مدد کی. میری اب سب آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک سائبر سیکورٹی پہ صرف پالیسی آئی ہے گورنمنٹ, اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ جو سائبر کرائم لاز ہیں ان کے کانفلکٹس ہیں باقی لاز کے ساتھ. تو جب یہ انٹرنیشنل کردار بیچ میں آئیں گے تو یہ پھر کانفلکٹس آگے آئیں گے اور لوگ کیس جیت جائیں گے. ہم وہ جنگ ہار جائیں گے جس کا ہمیں پتہ ہے. مزے کی بات یہ سی پیک اور BRI کی وجہ سے مشاہد صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا, اس وقت دنیا کی فاسٹسٹ بینڈ وڈتھ بچ چکی ہے خنجاب سے لے کر گوادر تک, اور گوادر میں جو سی میرینز کیبلز جا رہی ہے وہ گوادر سے جا رہی ہیں. یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے کہ آنے والے دنوں میں 80 ممالک کا جو بزنس ہے وہ اس انفارمیشن ہائی وے پہ چلے گا. اس میں ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا تو پھر ہم بدنام ہو گئے ایز اے نیشن. ہمیں آج ایک ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے. اور میں سمجھتا ہوں, میں مشاہد صاحب پھر ان کو سب کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے میری بات نہیں سنی, کہ جو کام آپ نے 2 سال کے اندر ہمارے ساتھ مل کے کیا تھا, کتنی میٹنگز کی, سب کچھ ہوا, ہمیں اس کا فائدہ نہیں پہنچا. لیکن چلیں ماضی تھا, کوئی فالتو, ہم آج کی بات کرتے ہیں. سر ہمیں آج پھر امیڈیٹلی آپس میں چاہوں گا آپ ہی کی سربراہی میں وہی لوگ جمع ہوں سارے, کیونکہ اس میں لوگوں کے نام نہیں تھے, اس میں اداروں کے نام تھے. اس میں آپ یقین جانے سارے مشاہد صاحب کو پتہ ہے سب نے سگنیچر کیے تھے, تمام ملٹری کے اداروں نے, تمام پولیس نے, سول کے اداروں نے, سب نے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ہم. انہوں نے کہا جی یہاں بیٹھ کے سائن کریں پھر آگے چلیں گے. چلیں کوئی بات نہیں, وہ ماضی سے گزر گیا, اب آگے چلتے ہیں. آخری بات میں کروں گا, پھر میں ہر ایک کے سوال کا جواب دینے چاہوں گا اگر جو ٹائم ہوگا تو. اس وقت بہت تیزی کے ساتھ ہمیں 3 چیزوں پر غور کرنا ہے. ایک چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس, AI اس کو کہتے ہیں. دنیا کا 2 سے 3 سال کے بعد ہمارا سارا جو ایون سوچ ہے, یعنی کہ کوئی آپ کی کہتے ہیں اینی کلک کین ٹریس یو بیک. یہ جو آپ لکھتے ہیں نا لائکنگ ڈس لائکنگ لکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, باقاعدہ جو سرورز ہیں باہر کے ملک میں وہ ہمارے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب نے کیا کہا, ہارون صاحب نے کیا کہا, مار جعفری نے کیا کہا, الفاظ کے اوپر وہ ہماری سوچ پہ ڈٹ کر لیں گے کہ ہم اگلے 4 دن میں کیا کرنے والے ہیں. یہ جو چہرے پہچاننا یہ سب تو معمولی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں. اب دوسری بات یہ ہے ہماری جو انڈسٹری ہے, انڈسٹریل ریولیوشن 4.0 IR 4.0 وہ ٹرانسفارم کر چکی ہے پوری دنیا کے اندر انڈسٹری کو. اس میں ہیلتھ, ایجوکیشن سب چیزیں آ گئی ہیں. مجھے خطرہ یہ ہے کہ اب رینسم اٹیکس آئیں گے ہماری انڈسٹریز کے اوپر اور ہماری انڈسٹری بند ہونی شروع ہو جائیں گی.
मुनीर साहब ने अपनी वीडियो ऑन कर दी है, इसका इशारा ये है कि आप मार्जफ साहब चुप करें। मुनीर साहब मैंने प्रेडिक्शन आपको भेजी थी। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं दिल की बात कर लूं। आपका बहुत शुक्रिया। वो जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, वो दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हम उसको नेशनल पॉलिसी और जो बिल पार्लियामेंट के अंदर पड़ा है उसके साथ इसको नेक्स्ट करके इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करेंगे। वो बस आखिरी फिगर बता दूं कि कल सुबह 9 से लेके रात 9 तक मैं मुनीर साहब को भेज दूंगा। मुनीर साहब रिक्वेस्ट होगी सबको भेज दें। मेरी रिक्वेस्ट होगी 9 बजे ओपनिंग है और रात को 8 बजे उसकी क्लोजिंग है। पूरे दिन एक ही लिंक है, आप जब चाहे ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ डिटेल में सुनने को मिलेंगी। मुनीर साहब का बहुत बहुत सर, थैंक यू वेरी मच। ये प्रोमो चलाना भी बड़ा जरूरी होता है कि ये एक एक्टिविटी है। मार जाफरी साहब एक मैराथन का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो और उसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। अब मुशाहिद साहब ने भी कहीं जाना है। मुशाहिद साहब चले तो नहीं गए? हाँ, यस, सेनेटर साहब इज अराउंड। कैप्टन इरफान जाफरी साहब, you wanted to ask a question or you want to make a comment? Please unmute yourself, Captain Irfan Jafri Saab. Assalamualaikum. I have unmuted. Can you hear me, sir? Yeah, please go ahead. साहब सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता कि टाइम कितना देंगे मुझे? आपने सवाल करना है सर, आप जितनी देर में सवाल देख लीजिए, बस यहीं से तो गड़बड़ शुरू हो गई साहब। बिल्कुल सवाल नहीं करूंगा मैं। I just want to tell everybody and anybody here, the citizens' voice is not being heard. You all everywhere are losing out on much wealth of, जैसे आप लोग कहते हैं, stakeholders. I am the biggest stakeholder, and the 22 crore who roam the streets, we are the biggest stakeholders of anything that happens to this country, and we are not being heard. और सबसे पहले मैंने बहुत से टोन्स में बात करनी थी, गुजारिश में the great I'm so happy to be engaging with जो आप लोग यहाँ हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब एंड मज़हर अब्बास साहब, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ दिस कंट्री। और एक बात मैं जल्दी से कहता जाऊँ इसलिए कि टाइम यकीनन कम है। द मीडिया शुड पुट इट्स मनी वेयर इट्स माउथ इज, एंड मज़हर साहब एंड आई वुड लाइक टू, इसलिए कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए मीडिया में, वहाँ से हम शुरू लें, हमारे कुछ बात हमारी पहुँचे। तो मीडिया, आई एम सॉरी टू से, आपके टीवी चैनल्स वगैरह, दे एब्सोल्युटली शट यू आउट, एंड this is very serious because मैंने तो जान नहीं छोड़नी किसी की भी, because this is what I'm trying to do for a long time. I've been writing to Dawn. I wanted to take names, ठीक है ना, who shut you out, who don't respond to you, but I'll hold back इसलिए कि time कम है। So थोड़ा सा बस I leave it there for the moment. कैप्टन साहब, आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर अगर बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो आप कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे सूरत हाल ये है कि बात जो क्रक्स होता है और उसको बयान करना ज्यादा बेहतर होता है। प्लीज गो अहेड इफ यू लाइक टू मेक लाइक इन कपल ऑफ more sentences, please. चलिए साहब, I will insist, I will leave it there actually. Please somehow get this point of mine, get the citizens' voice. The wealth lies there. You see, अगर 4 आदमी पार्लियामेंट चले जाते हैं वोट लेकर, it doesn't mean कि everything, all opinion is there. चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, it doesn't mean all opinions are being heard. So I would like to, put this forward. I would like Mazhar Abbas to start and tell the TV channels कि आप, and I'll put this one big point. ये जो टॉक शोज होते हैं, इसलिए कि हम लोगों की सोच ये है, जो जैसे होता है अब वैसे नहीं, बेहतर होना है. This is the slogan. Another slogan is बेहतर पाकिस्तान. You see? And these two, तो मज़हर अब्बास साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, can you put this across to the TV channels? I have written to the Pakistan Broadcasting Association. They don't, well, let me be a little hard. They don't have the courtesy to reply to an email. All right. So इसमें talk shows में there should be a citizen's voice. If it is only not a drama and not a farce of 50 minutes, serious talk shows में try to get the real citizens. Not the 4-6-8 जो हैं कि वो क्या society के, civil society के. Please do that. This is serious. And please give us some more time to engage so we can put forward more ideas. Okay, thank you. बात तो पहुंच गई मज़हर साहब आप तक, और आपको भी पता है कि हमारे टॉक शोज की क्या सूरत हाल है और कैसे इसको बेहतर होना चाहिए. और anyone else like to ask a question or a brief comment? यहाँ पे किसी खातून का हाथ उठा मैंने देखा था. Okay, नवीद जफर साहब, please go ahead.
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सर क्वेश्चन तो नहीं है, एक कमेंट है. जी. As a nation, we are unable to differentiate between the true truth and absolute truth. We always talk of the fake news, लेकिन somewhere we should have the true or truth भी हमें पता होना चाहिए sir. That is the only comments. Okay, thank you very much. Attorney Sahab, Attorney Muslim bin Akil Khan Zada, please go ahead, sir. Thank you very much, sir, for giving me the time to just put my comment in front of the honorable people who are sitting here. Obviously, you people are seniors and have wide exposure. Sir, I would like to go into bullet points, so I might not take much time of yours. Basically, sir, I have been teaching international relations at National Defense University, and I have been the part of different meetings in which different scenarios were built, and recently a conference about Hindutva was organized in which disinformation campaign was also discussed. I would like to quote Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, who started his speech by saying that the disinformation campaign is not new. It is from the era of the Holy Prophet, peace be upon him, and at the time when he said that everything that comes to you shouldn't be believed at the very instant. Ratherly, it should be first verified and then be communicated to the further masses and the people. Sir, when we talk about the media, the fourth pillar of the state, we sometimes proclaim, yes, there should be libel laws. But when we are talking about the masses and the things that should be held liable, why don't we go for a more democratic procedure? Like we have a democratic kind of voting system at the grassroots level in the district press clubs, that either they want such regulatory authority that should demotivate and depreciate the concept of yellow journalism. The concept of think tanks was discussed. Let me first, since teaching at a civil military institute, what I have felt, and I would like to appreciate our defense forces that who have established think tanks, either that is the CAS or it is the NEMA or you name it. There are hardly think tanks from the civil society or from the civil administration who are working. So when we are talking about the think tanks and when there's a critical analysis and they're like कि फौज हर चीज के अंदर आगे आती है, उसकी वजह ये है कि they have done a great analysis over things, and you all sitting over here have the greatest idea of all these things. Giving you the example, there is a special monitoring unit of Chief Minister Punjab, Usman Buzdar Sahab. अब वो कहने को वो think tank है, they are training their upcoming media masses for the media person, and they are going to be the anchor person of the future. But do we really think so that the much vocational training, it could be imparted to them rather than sitting on the social media handles and making up the narratives? What I think about the media is, yes, they can do a lot, and they can give further right, accurate information, but not in sense of when we are talking about the liability laws. Liability laws are very comprehensive laws. It's very easy to say to legislate a legislation, but it is not that easy. It's a very hard nut to crack. What I would say is, let's start from just making an authority in which there is an inclusion of all, and which is the betterment for the collective system of the national security, that is media, legislation, defense forces, and all. Talking about the economy, there is a lot to be done when we're talking about the environment and the blue economy, and since because of the shortage of time, we can discuss that laterally too. But that is my point of view. Thank you very much. Muslim bin Akil साहब ने जो बात की think tanks की, तो उसमें ये है कि ज़्यादातर तो जाहिर है कि जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उन्हीं के सरपरस्ती में चल रहे हैं, लेकिन कुछ सिविल सोसाइटी की तरफ से या जैसे पाक चाइना इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर बहुत सारा काम सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और इनकी टीम कर रहे हैं, कुछ डेवकॉम जो है वो भी वीकली वेबिनार इसके ऊपर इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर प्रमोट करने की कोशिश कर रही है. दैट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट जिसमें हम सारे लोगों को लेकर आते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, और इसी तरह कुछ और भी हैं जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा
जो फैलाव है वो उन्हीं का वो है। जनरल हारून साहब, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं ये मुशाहिद साहब अगर लाइन पे हो तो मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मुशाहिद साहब बिल्कुल लाइन पर हैं। जी सर, he is a very optimistic person and having full grasp over everything virtually. He talked about the, what the situation in Afghanistan has and how US has withdrawn from Afghanistan. And when Joe Biden says that the space for wars, the era of wars is over, you can trust President Biden, but you cannot trust USA. Remember this, because the capability is there. The intentions will change after every election. This is one. And sir, the other is that in my reckoning, Pakistan has got a strategic space by situation in Afghanistan, retraction of USA, and now what we have to do in the strategic space. We have to work for economic emancipation. We must build our economy. Second is that develop a unison and finish this, reduce this sense of deprivation among certain classes of people and certain areas. And finally, have a long-term security strategies for Pakistan. That was my 2 pence, sir. Okay. Thank you very much. Dr. Khushbu Ijaz Sahba, you raise your hand. Where are you now? Are you there? Please unmute yourself. Assalamu alaikum ji. Wa alaikum salam. Thank you, Munir Saab, for inviting me in this extremely important webinar. I just want to add one thing, that when we are talking about cyber security, when we are talking about national security or border security, we should talk about human security or other economic security as well. Kal 6 September hai, so we should actually strengthen our economic, you can say, areas as well. So economic development is one area which is lacking, and we should work on that, because if we are economically independent, then we can go for independent foreign policy, independent defense policy, and then we can play an important role in the regional politics as well. So that is what is lacking in our current government policy. Thank you very much, Dr. Khushbu Ijaz Sahba. मेरे 2 सवाल हैं, और ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आर यू देयर? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और जनरल हारून साहब, आप दोनों से, और दोनों को मैं अनम्यूट कर देता हूं ताकि आप दोनों की बात हम सुन सकें। मुशाहिद साहब इज देयर। मुशाहिद साहब, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अभी बात हो रही है 2 हवालों से। जी मुशाहिद साहब। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक मीटिंग में जाना था, मुशाहिद साहब ने एक मीटिंग में जाना था, वो चले गए मुशाहिद साहब। ओके। जनरल साहब, फिर आप इसके ऊपर बात कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर तारिक मुस्तफा साहब वो भी इसके ऊपर बात कर लें। मैं अभी जैसे आपने भी जनरल साहब बात की और सेनेटर साहब ने भी इसके ऊपर बात की कि उन्होंने कहा है कि जैसे सेनेटर साहब को मैं कोट करता हूं, सेनेटर मुशाहिद को, कि लैक ऑफ काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। नेक्टा बना हुआ है, नेक्टा के 11-12 पॉइंट बने हुए हैं, जिसके ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी उसके अंदर मौजूद है, और ये कब से बनी हुई है जनरल साहब, लेकिन हमें उसकी उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन, सवाए एक वो फाटा और बलूचिस्तान के ट्राइबल एरियाज के अंदर जो आर्मी की इंटरवेंशन थी, उसके अलावा बाकी पॉइंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती। शायद सेनेटर साहब इसी हवाले को या इसी बात को कोट कर रहे थे। जनरल साहब, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, मैं आई डोंट एंटायरली एग्री दैट देयर इज नो काउंटर स्ट्रेटजी, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। देखिए, आपने ठीक है, ये एक वेव आई बिकॉज यू आर पिच्ड अगेंस्ट अ वेरी रिसोर्सफुल एनिमी, और उसमें आपको क्या पता कि CIA भी शामिल है, और वेस्टर्न एजेंसी जो उनके साथ सपोर्टिंग एजेंसी शामिल हैं, रॉश शामिल थी, NDS शामिल है, तो उनका एक बड़ा एक वेरविदौल है ऑफ इंटेलिजेंस। तो लेकिन ये आपने 3 वाक़े दासू का जिक्र किया, आपने
कोयटे का जिक्र किया, लेकिन आप हमें वो नजर नहीं आते ये इतने सैकड़ों ऐसे अटेम्प्ट जो हैं वो फॉइल कर दिए जाते हैं। So ये कहना कि काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नहीं है, I don't subscribe to that view. However, yes, NECTA was supposed to be, created, but इसका हम करते ही हैं कि हमने इसका बड़ा फैन फार के साथ कि NECTA बनेगा, NECTA, and NECTA could not be effective and the concept failed. But मेरा ख्याल है कि जो senators हैं और जो इनको briefing की जरूरत है और दी भी होगी कि ठीक है कुताही हो जाती है कभी कभी, enemy also has a day, lucky day, but mostly our counter terrorism strategy is very effectively placed all over Pakistan. अच्छा सर, जनरल साहब इसी का जो मैंने बात की कि इसके 12 पॉइंट्स हैं इस नेक्टा की पूरे फ्रेमवर्क के, उसमें से सिर्फ एक के ऊपर अमल होता रहा, सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट नहीं हो पाई, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का उसके अंदर जिक्र है, यानी अब 12 पॉइंट्स को अगर हम जिक्र करने बैठेंगे तो हमें मेरा ख्याल कि 3-4 वेबिनार्स तो सिर्फ उसी पे करना पड़ेंगे। मैं सिर्फ जो एक स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा था, ज़ाहिर है कि यू बिलोंग टू फोर्सेस, कि जब इतना बड़ा एक फैनफेयर के साथ एक पूरा इदारा बनाया गया, बिलियंस उसके सवाबदीद पे रखे गए, एजेंडा डेवलप किया गया, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया, तो फिर एक नुक्ते से बात अगले नुक्तों पर क्यों नहीं गई? मैं चूंकि इस पे आई एम नॉट प्रिवी टू एंटायर डिटेल्स, लेकिन मैं इतना बता सकूंगा कि देखें, एक अदारे को चलाने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और लीडरशिप चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा, आपको पता है कि नेक्टा का पहला हेड कौन था? वी डोंट नो। जनरल जंजुआ थे ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो इसको एक लीडरशिप चाहिए थी, ठीक है, पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए थी, जिससे ये नेक्टा चलता। नेक्टा मेरा ख्याल है कि इसको इग्नोर कर दिया गया, बड़े फैनफेयर के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन आई थिंक दैट देयर इज एन अल्टरनेटिव इन प्लेस। और हम ये नहीं कह सकते कि कोई वॉइड है। ओके, तारिक मुस्तफा साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सवाल अब मैंने अब छोड़ गए हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो ये है कि यूएस के लिए, अमेरिका के लिए दिस इज एंड ऑफ वॉर्स, नो मोर वॉर्स, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया के साथ जो अलायंस बन रहा है हमारे नेक्स्ट डोर नेबर के साथ, तो वो जो एक सूरत हाल डेवलप हो रही है, तो क्या वो ठीक है, अभी तो हमें लग रहा है कि इट्स द इमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर, कि वो शुरू हो चुकी है और वो आगे जाएगी, लेकिन क्या ये कोल्ड वॉर जो है आगे जाके किसी जंग में या हॉट परसूट में बदलने के चांसेस नहीं है? यही जनरल साहब आपसे भी आई वुड रिक्वेस्ट यू एज वेल, योर रिस्पांस एज वेल। तारिक मुस्तफा साहब, आर यू देयर? हाँ जी, आई एम देयर सर। और मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता कि वो एंड ऑफ वॉर जो है वो सीरियस हैं। उनका देखें, दे आर अ सुपर पावर, और उन्होंने अपना स्टेटस जो है अभी तक सोल पावर ऑफ द वर्ल्ड उनके माइंड में है। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो सो कॉल्ड नेशन बिल्डिंग इंटरवेंशंस थी, वो वॉर्स वो अब समझ गए हैं कि वो आसान नहीं है। और वो जो बाइडेन का इशारा था कि अफगानिस्तान टाइप ऑफ थिंग या इराक टाइप ऑफ थिंग से वो शायद अब कदरे एतराज करेंगे। लेकिन जनरल साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये सारी बात कैपेबिलिटीज की होती है। कल कौन प्रेसिडेंट आता है, कल क्या पॉलिसीज उनकी बदलती हैं। ये मत समझें कि अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनका स्टेटस फर्स्ट वर्ल्ड पावर का नहीं है। अभी तक वो देखें, इस वक्त अगर आप वो कहा जाता था ना कि हु रूल्स द वेव्स, तो आज भी अमेरिका के 11 कैरियर ग्रुप्स हैं और किसी और मुल्क के पास एक भी कैरियर ग्रुप नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर है, लेकिन कैरियर ग्रुप की जो कैपेबिलिटी है वो किसी और मुल्क के पास नहीं है। जो अमेरिका के पास प्रोजेक्शन है, पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी, चीन तो उसका मुकाबला अभी बिल्कुल नहीं कर सकता। चीन बड़ा स्ट्रांग है अपनी डिफेंस के लिए, वो चाइना सीज का कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि वो इंडियन ओशन या अटलांटिक में आए तो वो अभी नहीं करेंगे। उनको कम से कम 10 या 20 साल और चाहिए। सो इस वक्त
अमेरिका इंटरफियरेंस यानी वो जो उन्होंने ये चीजें की थी इसमें उनके हाथ जल गए हैं, तो उस हद तक यस, लेकिन Okay. बाकी मत। जी हाँ, पेंटागन इस वक्त मैक्सिमम रिसोर्सेज पेंटागन खा रहा है अमेरिका की। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू जनरल साहब, ये मैं ब्रीफली। ये मैं देखिए अभी थोड़ा सा who was the biggest beneficiary of Afghan war? That was the military industrial complex of USA. तो ये जो अभी सर ने बात की बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए यूएस स्ट्रैटेजी अभी क्या है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इन्होंने शिफ्ट किया है। अगर ये आप देखें ये जो पैनिक विड्रॉल है, एक्चुअली ये थोड़ा सा एक टेक्टिकल इशू हुआ है, इट इज नॉट स्ट्रेटेजिक इशू। उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हमने विड्रॉ करना है, उससे पहले ट्रंप ने कर लिया हुआ था, लेकिन द वे इट हैज हैपेंड इट डजंट नॉट बिफिटिंग ऑफ अ सुपर पावर। तो ये गलती उनसे हुई। अभी यूएस स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए जी, उन्होंने चाइना को कंटेन करना है इन साउथ पैसिफिक सी, और जितना बताया कि 11 कैरियर्स उनके ग्रुप्स हैं, तो एक साइमल्टेनिटी नहीं हो सकती कि वो अफगानिस्तान में भी पूरा इधर डिप्लॉयमेंट रखें और पैसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्चते रहें। तो उनका फोकस अभी चाइना को कंटेन करना इन साउथ पैसिफिक सी, और इस जगह वो कौन से ये हरबे इस्तेमाल करेंगे। they will use their proxies, they will use their financial institutions, and they will use the financial prowess, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक ये जो बिल्ड रोड इनिशिएटिव जो है और ये जो सीपैक वगैरह, इसका काउंटर करेंगे थ्रू फंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन सर्टेन कंट्रीज। तो इसको ऐसे वो काउंटर करेंगे। हमें प्रॉक्सी से बहुत डर है, हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप जो है अभी इट इज इन अ वे साइडिंग विद यूएसए। या तो हो ना कि यूरोपियन यूनियन की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हो, तो पाकिस्तान को चैलेंजेस इस किस्म के रहेंगे। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, डोंट अंडरमाइन इजराइल। द वे थिंग्स आर हैपनिंग, Israel will be in total dominance of Middle East in next 5 to 10 years. Okay. तो ये पाकिस्तान के लिए security threats will always be there. Okay, okay. Thank you very much, General Saab, for your feedback on the issue. Mazhar Saab, मैं आपकी तरफ एक सवाल लेके आना चाह रहा था, and this would be the last question because I don't see any more hands raised. ये सवाल जो है कि जनरल साहब ने कहा कि नेक्टा कॉन्सेप्ट हैज फेल्ड, और ये हम सबको भी लगता है कि नेक्टा का जो इतना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क था, उसमें से एक नुक्ते के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि ओनली वन पॉइंट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारी आर्मी ने किया, और ये सारी टू कॉम्बैट टेररिज्म इन द ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ केपी एंड बलूचिस्तान। ये बाकी के ऊपर क्यों अमल नहीं हो पाया? तो क्या इस पे अमल होने से क्या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी बेहतर हो जाती? मज़हर साहब। देखिए दो चीजें हैं, बहुत इसको समझने की जरूरत है। हमने हर पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस को डिस्कस किया, जिस चीज को हमने डिस्कस नहीं किया वो पुलिस सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होती है, क्योंकि वो मोहल्ले की होती है, वो मोहल्ले को जानती है और एरियाज को जानती है। हमने पुलिस को प्रोफेशनल पुलिस बनाने में कोई रोल नहीं प्ले किया। हम पुलिस को अंडरमाइन करते हैं, हर सूरत में अंडरमाइन करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह खड़ी होती है उसको, जबकि सबसे ज्यादा कनेक्टेड जो होना चाहिए वो पुलिस को होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल जो होना चाहिए। अब मुझे बताएं, पिछले 1989 से रेंजर्स है कराची में। कराची को डील करना, कराची को हैंडल करना वो पुलिस का काम है, रेंजर्स का काम नहीं है। लेकिन नहीं हुई क्योंकि पॉलिटिसाइज भी हो गई और बहुत से फैक्टर्स हैं। वो चीज हमें, मेरा ख्याल है, और दूसरा जुडिशरी। ये भी देखिए, जब आपको, मुझे पता है कि किस लेवल पे जाके जुडिशरी से बात की गई कि इनको जमानतें ना दी जाए, टेररिस्ट को, इन लोगों को जमानत मिल गई तो वो होगा। कराची में एक और स्ट्रेटजी बनी थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, स्टेट पॉलिसी जी, चूंकि जुडिशरी से सजाएं नहीं होती इसलिए एक्स्ट्रा जुडिशली मार दो। अब
और एक्स्ट्रा जुडिशरी जब आपने मारना शुरू किए तो उसमें बेशुमार लोग आपने बेगुनाह भी मार दिए उसमें, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आई नो पर्सनली, बिकॉज मैं जानता हूँ इस शहर को। दूसरा, बहुत से दो तीन लोगों ने सवाल मीडिया के हवाले किया। ये याद रखें, ये इट्स रेस अगेंस्ट टाइम। एक बड़ी अच्छी रिसर्च बुक है फारूक सुलेरिया साहब की, मीडिया इंपीरियलिज्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान, और वो पूरी अगर आप स्टडी पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा। और अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, बैड न्यूज 9/11 के कॉन्टेक्स्ट में, कि किस तरीके से कॉर्पोरेट मीडिया ने कंट्रोल कर लिया है। और ये कॉर्पोरेट मीडिया का जमाना है, एंकर कुछ भी करे। अभी के एक साहब ने कहा कि जी आम आदमी की पार्टिसिपेशन नहीं है, करते हैं लोग कॉल्स लेते हैं, जो है डायरेक्ट कॉल्स भी लेते हैं, लेकिन इतना प्रेशर होता है कि अगर उस शो की रेटिंग नहीं आएगी तो वो शो बंद कर दिया जाएगा। तो वो जो प्रेशर है, वो जो कॉर्पोरेट प्रेशर है, वो मीडिया को डाइल्यूट भी कर रहा है, वो मीडिया को कॉम्प्रोमाइज करने पे भी मजबूर करता है। वो जिस तरह के मालकान आपके अब आए हैं मीडिया में, जो मीडिया ओनर्स आए हैं, दे हैव नो नॉलेज, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द मीडिया। वो सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, वो सिर्फ कमर्शलाइजेशन। इसलिए कि जिस तरीके की ये पॉलिसी पूरी मीडिया का फाइनेंशियल मॉडल बनाया गया है, इसमें इतने फ्लॉज हैं, इतना फॉल्टी मॉडल है कि इसके अंदर एक आदमी की तनख्वाह 25 लाख है और एक कैमरामैन की तनख्वाह 25,000 है। ये गैप कभी भी अखबारात में नहीं होता था। एडिटर, सब एडिटर, न्यूज एडिटर, रिपोर्टर्स, उनके दरमियान इतना बड़ा गैप नहीं होता था जितना बड़ा अब हो गया है। लेकिन कॉर्पोरेट मीडिया है, मैं किसी से लड़ाई करता हूँ, किसी से झगड़ा करता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ कहीं जाके शोर शराबा करता हूँ, दूसरे दिन मेरा मालिक मुझे फोन करके शाबाशी देता है कि आज इस प्रोग्राम की रेटिंग बहुत आई है। इस कॉन्सेप्ट को जब तक मैंने बारहा कहा कि जब तक रेटिंग कॉन्सेप्ट को हम बेहतर नहीं करेंगे, प्रोफेशनलिज्म भी कॉम्प्रोमाइज होगा, मेरे ऊपर दबाव होगा कि मैं इस तरह का शो करूं कि जिसकी रेटिंग्स आए, और उसमें मैं कभी भी हेल्थ, एजुकेशन, इन सेक्टर्स पे प्रोग्राम करते हुए अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी का खतरा होगा। सही, ये मेरा ख्याल है इस कॉन्सेप्ट को थे। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक और बहुत शुक्रिया मजरवाज साहब। और मैं शुक्रगुजार हूँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब आपका, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस आपका, अम्मार जाफरी साहब आपका, और फौज शाहिद साहबा आपका भी शुक्रगुजार हूँ, और तारिक मुस्तफा साहब आपका तो मैं बिल्कुल बहुत खुलूस से दिल से ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत कम आते हैं, और आप डेफिनेटली आप आइंदा भी अगर आप तशरीफ़ लाएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और जनरल साहब भी पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, और अभी कुछ हाथ उठे हुए थे, अम्मार जाफरी साहब भी कोई बात करना चाह रहे थे, लेकिन टाइम असल में आधा घंटा ऑलरेडी हम ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तादाद भी काफ़ी कम हो गई है। तो लिहाजा मेरे ख्याल इसको यहाँ पे रोकते हैं, और अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते अम्मार जाफरी साहब आपने ज़रा स्टोरी बतानी है साइबर सिक्योरिटी के बिल की, कि 8 साल पहले जो उस पर काम हुआ था, और इस पर हम जनरल साहब को भी गुजारिश करेंगे, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से भी गुजारिश करेंगे, और तारिक मुस्तफा साहब आपसे अभी हम कर लेते हैं, क्या पता बाद में ना मिलें। तो ये है कि इसके ऊपर हमें सैर हासिल बात करनी चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म और जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द चल रही है उसको हम कैसे लेके चल सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी बिल का और इस कानून का हमारी पूरी जो कौमी जिंदगी उसके ऊपर क्या अमल दखल हो सकता है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।